कहते हैं कि सफलता और असफलता, सक्सेस और फेलियर, ये दो एक ही सिक्के के पहलू होते हैं और इनकी दूरी अगर हम समझते हैं तो हम सफलता के करीब होते हैं जब हम असफलता की ओर गमन कर रहे होते हैं। तो हम बात करते हैं एक कोट के साथ। पहले जो है एक कोट है जो क्या कोट क्या कहता है, दुनिया में असफल हुए अधिकतर लोग ऐसे हैं जिन्हें ये बात नहीं मालूम होती है कि जब उन्होंने हार मान ली है तब वे सफलता के कितने करीब थे। जब उन्होंने हार मानी तब वो सफलता के कितने करीब थे। ये कोट है थॉमस अल्वा एडिसन का। किसका है? थॉमस अल्वा एडिसन। ये थॉमस अल्वा एडिसन कहते हैं कि जब हम हार मान लेते हैं उस समय हम सफलता के कितने करीब होते हैं, ये अधिकतर लोगों को पता नहीं होता है। तो इसी सफलता की कड़ी में मैं स्वागत करता हूं आपका रामनाथ सिलेक्शन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम कहानी लिखेंगे फेलियर से सक्सेस की ओर। तो कोट आपने देखा होगा कि दुनिया में असफल हुए अधिकतर लोग ऐसे हैं जिन्हें ये बात नहीं मालूम होती है कि जब उन्होंने हार मानी थी तब वो सफलता के कितने करीब थे। और इस कोट को शामिल करने का यहाँ पे जो डिसीजन है वो इस आधार पर है कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि 4th ग्रेड का जो रिजल्ट आया था, उस 4th ग्रेड के रिजल्ट के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारे थे, ऐसे स्टूडेंट थे जो 3 साल से तैयारी कर रहा था, 4 साल से तैयारी कर रहा था, 5 साल से तैयारी कर रहा था, कई एग्जामों के अंदर फाइनल मेरिट के अंदर वो रहे थे, लेकिन उनका 4th ग्रेड नहीं हो पाया। इस कारण से वो असफलता के बहुत करीब पहुंच गए। अब उनको ये बताना है कि असफलता के करीब आप जा रहे हैं, असफलता आपके पीछे नहीं आ रही है, आप असफलता के करीब जा रहे हैं। तो हमें उस असफलता से दूर निकलना है और हमें ये देखना है कि हमारी सक्सेस कितनी नजदीक है, क्योंकि हमने 5 साल दिए हैं, हमने 4 साल दिए हैं, हमने 3 साल दिए हैं। तो हमने उन सालों के अंदर जो हमने मेहनत की है उसकी अंतिम कड़ी, उसके अंतिम अध्याय को हमें पूरा करना है। तो ये थॉमस अल्वा एडिसन साहब ये कहते हैं कि जब आप असफलता की ओर गमन कर रहे होते हैं, अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जब असफल हुए होते हैं, उनको ये बात मालूम ही नहीं होती है कि वो सफलता के कितने करीब थे। तो हम जो है इसी कोट के साथ आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक लेंगे, और आज का टॉपिक है आपका ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, मानव परिसंचरण तंत्र का वन शॉट। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। जहां पे भी आपको जनरल साइंस लिखा हुआ मिलेगा वहां पे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम आपको डेफिनेटली मिलेगा। इस ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली किसी भी एग्जाम के अंदर आपको मिलते हैं यहां से। अब इस सिस्टम के बारे में क्या है, ये सिस्टम किस तरह से कार्य करता है, इस चीज को हम अगले 1-1.5 घंटे के अंदर यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को, इस पूरे टॉपिक को, आने वाले एग्जाम को, जो एग्जामों के अंदर आए हुए क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चंस को हम शामिल करेंगे। तो इस टॉपिक को आप जो है अच्छे से तल्लीन होके आप जो है इसको देखिए और हमारे साथ जो है सपोर्ट बनाए रखिए। तो चलते हैं अपन टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिएगा टॉपिक के अंदर अपन बात करते हैं। सबसे पहले हमारा जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके बारे में एक ओवरव्यू लेते हैं कि इस सिस्टम जो है क्या सिस्टम है, किन चीजों का इसके अंदर अध्ययन होता है, किस तरह से ये काम करता है, इन सारी चीजों की बात अपन यहाँ पे करते हैं। तो देखिए ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर अगर आप देखेंगे कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हम अध्ययन करते किसका है, क्या चीजें इसके अंदर शामिल होती है, तो इस सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आप बेसिक से अगर देखेंगे तो इस ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हम अगर हमारे दैनिक जीवन को सोचें कि दैनिक जीवन में हमारे साथ जो चीजें होती है कि भाई हम कहीं पे भी जाते
जाते हैं तो हमें किसी व्हीकल की ज़रूरत पड़ती है, हमें किसी माध्यम की ज़रूरत पड़ती है, हमें जो है किसी चीज़ों को पहुंचाना होता है तो हमें उसके ट्रैवल करने के लिए बहुत सारे संसाधनों की ज़रूरत होती है। तो ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर जब हमने पाचन तंत्र पढ़ा है, उस पाचन तंत्र के अंदर मैंने बताया कि जो हम भोजन कर रहे हैं, जो कार्बोहाइड्रेट, जो प्रोटीन, जो वसा हम खा रहे हैं, वो हमारी कोशिकाओं के अंदर जा रहा है, कोशिकाओं के अंदर जाके ब्लड के अंदर मिल रहा है। अब ब्लड के अंदर जब मिल रहा है उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये सारे प्रोसेस हम पहले बढ़ चुके हैं। इनके अंदर जब ये खाना जा रहा है तो ये खाना हमारे हो सकता है कि स्टमक के अंदर एब्जॉर्ब हुआ है, हो सकता है कि हमारी आंतों के अंदर एब्जॉर्ब हुआ है, लेकिन मस्तिष्क की कोशिकाओं तक उसको कौन लेके जाएगा, पैर की कोशिकाओं तक उसको कौन लेके जाएगा। तो ये सारा जो ट्रैवल करने का जो काम है, ये सारा ट्रैवलिंग का काम किसके द्वारा किया जाता है? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पे इस सिस्टम को चलाने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। वो चीजें कौन कौन सी हैं, इन सभी चीजों की बात अपन इस टॉपिक के अंदर करने वाले हैं। तो देखिए, इस टॉपिक के अंदर हमारे जो संसाधन रहेंगे, हमारी जो सुविधा के अनुसार जहां पे भी इस भोजन को पहुंचाना है, जहां पे भी हमें हमारे शरीर के जो खनिज लवण है उन सभी को पहुंचाना है, उसके लिए हमें किस किस की चीज की जरूरत पड़ेगी, जिसका अध्ययन हमें इसमें करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें इसके अंदर अध्ययन करना पड़ेगा ब्लड वेसल्स का, रक्त वाहिनियों का। किसका? रक्त वाहिनियां। एक तो अध्ययन अपन किसका करेंगे, इसके अंदर रक्त वाहिनियों का अध्ययन करेंगे। एक अध्ययन अपन किसका करेंगे? रक्त का अध्ययन करेंगे, ब्लड का अध्ययन इसके अंदर किया जाएगा। इसके अलावा हम किसका अध्ययन करेंगे? तो इसके अलावा हमारा हार्ट, हृदय, जो हमारा सबसे प्यारा होता है, उस हृदय का अध्ययन भी हम इसके अंदर करने वाले हैं। तो देखो, इस चित्र के अंदर ये ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है और इसके अंदर आप देखो कि भाई यहाँ पे पूरे शरीर के अंदर जो आपको रेड कलर की जो लाइनिंग दिख रही है, वो रेड कलर की जो लाइनिंग है आपकी, वो क्या है? आर्टरीज है। आर्टरीज मतलब धमनियां। ये क्या है? धमनियां है। ये पूरी क्या है भाई? धमनियां है। और जो ब्लू कलर के अंदर आपको दिख रही है, वो ब्लू कलर वाली जो लाइनिंग्स है वो क्या है? आपकी वेन्स है। ये ब्लू कलर वाली क्या है? वेन्स है। इनको हम क्या बोलते हैं? शिराएं बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? शिराएं बोलते हैं। ठीक है। और इनके अंदर बहुत छोटी छोटी नलिकाएं, जहां पे आर्टरी आगे खुल जाती है, बहुत पतली पतली नलिकाओं के माध्यम से कोशिकाओं के बीच में से होकर जो है ये पतली पतली नलिकाएं, ये पतली नलिकाओं से जो ब्लड निकलता है, उन छोटी नलिकाओं को हम कहते हैं कैपिलरिटीज। उनको हम क्या कहते हैं? केशिकाएं। किसको क्या कहते हैं? इनको केशिकाएं कहा जाता है। इनको हम क्या कहते हैं? केशिकाएं कहते हैं। तो ये जो नलिकाएं हैं, ये पूरी नलिकाएं जो है इस ब्लड को हमारे पूरे शरीर के अंदर सर्कुलेट करती है। इसी कारण से हम इसको क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, परिसंचरण तंत्र कहते हैं इसको। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि क्या ब्लड अपने आप ही चलेगा हमारे शरीर के अंदर? अपने आप ही चलेगा या इसको कोई चलाने वाला भी है? डेफिनेटली यहाँ पे हमारे ब्लड को चलाने वाला एक संसाधन होगा हमारे पास, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये बंद हो गया तो ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो गया, और ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो गया तो हमारी जिंदगी बंद हो गई। ठीक है। तो ये जो संसाधन है ये हार्ट है। ये क्या है? ये हमारा हृदय है। ये हमारा क्या है? हृदय है। हृदय का काम होता है रक्त को पंप करना। रक्त को क्या करना? पंप करने का काम होता है। तो इन सभी चीजों को हमने जो है यहाँ पे एक ओवरव्यू के अंदर देखा है कि जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, उस ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हम किन चीजों का अध्ययन करते हैं, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे शरीर के अंदर क्या काम करता है, उस सभी चीजों को हमने यहाँ पे देखा कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे शरीर के अंदर जो भी भोज्य पदार्थ है, जो भी हम ड्रग्स ले रहे हैं या हम जो है कोई इंजेक्शन दिया है, वो सारी चीज़ों को ब्लड के अंदर जो सर्कुलेट करेगा वो कौन करेगा? सर्कुलेटरी सिस्टम करेगा। इस सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर रक्त वाहिनियां हैं जिसके अंदर रक्त चलेगा, रक्त है और हमारा क्या है? हार्ट है। इन तीनों चीज़ों से मिलकर क्या बनता है? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो परिसंचरण तंत्र है।
जो हमारा परिसंचरण तंत्र है, इस परिसंचरण तंत्र को ह्यूमन से निकाल के अपन एक ऑल ओवर रूप से देखें, क्योंकि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम तो हर जीव के अंदर होगा, तो क्या ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जैसा ही सभी जीवों के अंदर होता है या कुछ अलग भी हो सकता है? तो डेफिनेटली यहाँ पे जो परिसंचरण तंत्र है वो सभी जीवों के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो दो प्रकार का मिलेगा आपको, दो प्रकार का मिलेगा। कौन कौन सा भाई? एक तो मिलेगा आपको खुला परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र। एक तो क्या मिलेगा आपको? खुला परिसंचरण तंत्र मिलेगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। एक मिलेगा आपको बंद परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र। ये दो प्रकार के परिसंचरण तंत्र आपको मिलते हैं। अब बात आती है कि खुले का मतलब क्या है और बंद का मतलब क्या है। ठीक है, तो खुले का मतलब है कि भाई जैसे हम कहीं पे जो है खड़े हैं और हमें किसी चीज की आवश्यकता है, हमें किसी चीज की आवश्यकता है और हमारे सामने चीजें वैसे ही पड़ी है कि भाई यहाँ पे पानी की आवश्यकता है, तो पूरे जो रूम को जो है हमने क्या कर दिया? पानी से भर दिया। अब जितना पानी चाहिए उतना पानी पी लीजिए। ठीक है, और बंद परिसंचरण तंत्र का मतलब है कि हमें अगर पानी चाहिए तो पानी को हमने वेल अरेंज तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से, व्यवस्थित तरीके से हमने एक पाइप के अंदर अगर लगा रखा है तो वो हमारा क्या होगा? बंद परिसंचरण तंत्र होगा। अब एक सवाल और भी उठता है यहाँ पे खुला परिसंचरण तंत्र के अंदर कि भाई जहाँ पे आप खड़े हैं, पानी के अंदर ही खड़े हैं, उसी पानी को आप पी रहे हैं, क्या आपको गंदा महसूस नहीं हो रहा है? डेफिनेटली खुला परिसंचरण तंत्र गंदा ही होता है, उसके अंदर शुद्ध जैसी कोई बात ही नहीं होती है, उसके अंदर CO2 भी मिली होगी, उसके अंदर ऑक्सीजन भी मिली होगी, ये सारी चीजें उसके अंदर होगी। कि भाई कोई जीव ऐसा है जिसके अंदर पूरे शरीर के अंदर क्या भरा हुआ है? रक्त भरा हुआ है। पूरे शरीर के अंदर क्या भरा हुआ है? ब्लड भरा हुआ है। अब पूरे शरीर के अंदर ब्लड भरा हुआ है तो इसकी डेफिनेशन कैसे दें? इसके अंदर है क्या चीज, क्या चीज नहीं है, क्या चीज है इसके अंदर? तो आप इसके अंदर कहेंगे कि इसके अंदर रक्त वाहिनियां नहीं है। इसके अंदर क्या नहीं है? रक्त वाहिनियां नहीं है। रक्त वाहिनियां, रक्त वाहिनियां नहीं होती है, इसके अंदर रक्त वाहिनियां नहीं होती है। उसको हम कहते हैं क्या? खुला परिसंचरण तंत्र। आप कहेंगे भी खुला परिसंचरण तंत्र हम किसको कहेंगे? तो ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसके अंदर रक्त वाहिनियां नहीं है, ब्लड वेसल्स नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे। ऐसा सिस्टम किसके अंदर मिलेगा? तो ऑर्थोपोड्स जो संघ है हमारा ऑर्थोपोडा, उसके जीवों के अंदर आपको क्या मिलेगा? उसके जीवों के अंदर खुला परिसंचरण तंत्र मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आप इसके अंदर याद रखेंगे कॉकरोच को। किसको? कॉकरोच जो होता है उसके अंदर आपको कैसा मिलेगा? उसके अंदर आपको खुला परिसंचरण तंत्र मिलेगा। और भी कीटों के साथ हो सकता है। ऑर्थोपोडा संघ अगर आपके सामने नाम आ जाता, मलस्क का नाम आ जाता है, तो उसके अंदर क्या मिलेगा आपको? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा। और ये जो कॉकरोच हमने लिखा है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए अपन ने कॉकरोच को यहाँ पे डेफिनेटली लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये खुला परिसंचरण तंत्र है जिसके अंदर रक्त वाहिनियां नहीं मिलेगी आपको, खुला ब्लड रहेगा पूरे शरीर के अंदर। जैसे हमने पूरे तालाब के अंदर पानी को भर रखा है, वैसा ही शरीर के अंदर खुला पड़ा रहेगा ब्लड, उसको हम क्या कहते हैं? खुला परिसंचरण तंत्र। बंद रक्त परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या होगा? तो बंद रक्त परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है जिसके अंदर रक्त वाहिनियां उपस्थित होती है। जिसके अंदर क्या होती है? रक्त वाहिनियां उपस्थित होती है। रक्त वाहिनियां उपस्थित होगी जिसके अंदर, जैसे हमने ये चित्र देखा है ना, ये वाला, तो इसके अंदर क्या है? ये पूरा रक्त शरीर के अंदर नहीं पड़ा है, ये पाइप्स के अंदर चल रहा है। और इन पाइप्स को हम क्या कह रहे हैं? शिराएं और धमनियां। और बहुत छोटी नलिकाएं जो है उनको हम क्या कहते हैं? कैपिलरिटीज कहते हैं।
केशिकाएं कहते हैं उनको, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, जिनके अंदर रक्त वाहिनियां उपस्थित होगी वो हमारा क्या होगा, बंद परिसंचरण तंत्र होगा। ऐसा तंत्र किसके अंदर होगा, तो ऐसा आप बोले जो छोटे जीव है उनको अगर छोड़ दे तो हमारे उभयचर ले लो, सरीसृप ले लो, स्तनधारी ले लो, उन सभी के अंदर क्या मिलेगा, बंद परिसंचरण तंत्र आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप मेंढक लेते हैं, मेंढक के अंदर, सांप के अंदर, या पक्षियों के अंदर, या फिर स्तनधारी या मनुष्य आप यहाँ पे कह सकते हैं, इन सब के अंदर कैसा मिलेगा, जो है बंद परिसंचरण तंत्र मिलेगा। कैसा मिलेगा, बंद परिसंचरण तंत्र। तो हमारा एक ओवरव्यू परिसंचरण तंत्र के बारे में आप समझ गए होंगे कि परिसंचरण तंत्र हम किसको कहते हैं, कि ऐसा सिस्टम जो हमारे शरीर के अंदर जो भी भोज्य पदार्थ है, जो भी पोषक तत्व है, गैसों का परिवहन है, ये सारी चीजें हमारी कोशिकाओं को सारी चीजें हमारे शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए जिस सिस्टम की हमें आवश्यकता है, उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। उस सिस्टम को हम परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। ये दो प्रकार का मिलेगा, एक खुला परिसंचरण तंत्र, एक बंद परिसंचरण तंत्र मिलेगा। खुला किसके अंदर होगा, कॉकरोच के अंदर। बंद किसके अंदर होगा, मेढक, सांप, पक्षी, मनुष्य, इन सभी के अंदर क्या होगा, बंद परिसंचरण तंत्र होगा। अब बात आती है कि इस परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है। तो परिसंचरण तंत्र का जो अध्ययन है, इसका जो स्टडी है वो क्या कहलाता है, इसका स्टडी कहलाता है एंजियोलॉजी। क्या कहलाता है, एंजियोलॉजी। परिसंचरण तंत्र का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, एंजियोलॉजी कहलाता है। परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाएगा, एंजियोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे, ठीक है भाई, चलिए। चलिए भाई, अब अपन बात करते हैं कि इसके अध्ययन को, परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, एंजियोलॉजी कहते हैं। अब इसके अंदर अध्ययन किसका करेंगे, तो हमने कहा कि हमने इसके अंदर अध्ययन करना है शिराओं का, धमनियों का, और किसका अध्ययन करना है, ब्लड का, और किसका करना है हमें, हार्ट का अध्ययन। इन तीनों चीजों की जरूरत हमें पड़ेगी इसके अंदर। तो सबसे पहले हम जो है अध्ययन करते हैं शिराओं और धमनियों का। किसका अध्ययन करते हैं, शिराओं और धमनियों का। और इसके लिए हमारे पास एक डायग्राम है, और इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं, कि दो नलिकाएं आपको यहाँ पे दिख रही है। इसमें से एक नलिका जो है शो कर रही है किसको, वेन को, यानी कि शिरा को। एक नलिका किसको शो कर रही है, शिरा को, और एक नलिका शो कर रही है धमनी को। किसको, धमनी को शो कर रही है। ठीक है, ये लाल वाली हमारी क्या है, धमनी है, और जो ब्लू वाली है वो हमारी क्या है, शिरा है। अब हम जो है इन दोनों को एक दूसरे के साथ थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हुए, थोड़ा सा इनके अंदर अंतर देखते हुए हम बात करते हैं कि शिराएं और धमनियां क्या क्या होती है। तो सबसे पहले देखो आप, ये हमारा क्या है, हार्ट है। ये हमारा क्या है, हार्ट है। ठीक है, ये हार्ट है, और ये हमारे ऑर्गन्स है। ये हमारे क्या है, ऑर्गन्स है। जो भी शरीर के अंग है, बॉडी है हमारा, जो भी बॉडी है, इस बॉडी के अंदर आप देखो यहाँ पे कि बॉडी के अंदर जो हार्ट से रक्त सप्लाई होता है, तो एक ऐसी नलिकाएं होगी जो रक्त को बॉडी के विभिन्न भागों तक लेके जाएगी, बॉडी के विभिन्न भागों तक लेके जाएगी। और एक ऐसी नलिका भी होगी, जो इस पूरे रक्त को वापस किसके अंदर लेके आएगी, हार्ट के अंदर लाएगी। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्वेश्चन बनता हमारा, हमसे पूछा जाता है कि
वे नलिकाएं या वे रक्त वाहिकाएं जो हृदय से रक्त को दूर ले जाती है या हृदय से रक्त को विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है, उन रक्त वाहिनियों को हम क्या कहते हैं? तो ये धमनियां होती है। ये क्या होती है? धमनियां होती है जो रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक लेके जाती है। इनको हम बोलते हैं आर्टरी। ठीक है। और जो बॉडी से रक्त को वापस हार्ट के अंदर लेके आती है, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं शिराएं। इनको हम क्या बोलते हैं? शिराएं बोलते हैं। ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं? शिराएं बोलते हैं। अब इनके अंदर अगला जब आप देखेंगे, एक बात तो हमारी ये हो जाती है कि हार्ट से रक्त को विभिन्न अंगों तक कौन लेके जाती है? धमनियां लेके जाती है। और वापस कौन लेके आती है? शिराएं। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखना कि इनके अंदर सामान्यतः जो रक्त चलता है धमनियों के अंदर, वो कैसा होता है? ऑक्सीजनेटेड होता है, जिनको सामान्यतः हम शुद्ध रक्त कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? शुद्ध रक्त कहते हैं। अब शुद्ध या अशुद्ध की बात सिर्फ ऑक्सीजन और CO2 के संदर्भ में है, इसके अलावा किसी भी संदर्भ के अंदर नहीं है। क्योंकि जनरली आप देखेंगे कि भी हम जो इंजेक्शन वगैरह लेते हैं या ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, वो किसके अंदर चढ़ाया जाता है? आर्टरी के अंदर या वेन्स के अंदर, धमनियों के अंदर या शिराओं के अंदर? तो आप कहेंगे शिराओं के अंदर चढ़ाया जाता है, क्योंकि शिराएं सतह पर होती है। शिराएं कहाँ होती है? सतह पर होती है। तो हम इंजेक्शन तो इसमें ले रहे हैं, दवाइयां इसमें ले रहे हैं, तो ये तो बात वही हो गई कि यार इसके अंदर रक्त तो क्या चल रहा है? अशुद्ध रक्त चल रहा है। ये तो पहले से अशुद्ध है, तो ये हमारे लिए क्या काम करेगा? ये हमारे लिए क्या काम करेगा? काम करेगा ना। शुद्ध और अशुद्ध किस संदर्भ में है? केवल ऑक्सीजन और CO2 की उपस्थिति के आधार पर ही हम इसको शुद्ध या अशुद्ध कहते हैं। कि इसके अंदर शिराओं के अंदर सामान्यतः रक्त कैसा होता है? CO2 युक्त होता है। और धमनियों के अंदर कैसा होता है? ऑक्सीजनेटेड होता है। लेकिन यहाँ पे अपवाद स्वरूप जब हम लंग्स की बात करते हैं, जब हम किसकी बात करते हैं? लंग्स की बात करते हैं। जब हम फेफड़ों की बात करते हैं, तो फेफड़ों के लिए ये चीज उल्टी हो जाती है भाई। फेफड़ों के लिए क्या हो जाती है? उल्टी हो जाती है। क्या हो जाएगा कि फेफड़ों से जो रक्त आता है वो कैसा होता है? ऑक्सीजनेटेड होता है। कैसा होता है? ऑक्सीजनेटेड होता है। और फेफड़ों के अंदर जो रक्त जाता है वो कैसा होता है? CO2। और हम एक चीज पहले ही पढ़ चुके हैं कि हार्ट से बॉडी के विभिन्न अंगों के अंदर जो रक्त ले जाया जाता है वो किसके द्वारा? धमनी के द्वारा ले जाया जाता है। तो यहाँ पे भी हार्ट से ही तो रक्त ले जाया जा रहा है। इसका मतलब ये CO2 ले जाने वाली कोई धमनी है? बिल्कुल धमनी है। इसको हम कहते हैं पल्मोनरी धमनी। इसको हम क्या कहते हैं? पल्मोनरी धमनी। ये क्या होगी आपकी? पल्मोनरी धमनी, फुफ्फुसीय धमनी जिसको हम बोलते हैं। ये हमारी क्या होगी? पल्मोनरी धमनी। और ये हमारी क्या होगी? पल्मोनरी शिरा। ये हमारी क्या होगी? पल्मोनरी शिरा, जिसको हम अपवाद स्वरूप ये याद रखते हैं कि एक ऐसी शिरा जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड है। क्योंकि ऑक्सीजन युक्त ब्लड किस में मिलता है? धमनियों के अंदर। लेकिन यहाँ पे किसके अंदर मिलेगा? शिरा के अंदर। ऐसा का ऐसा किसके साथ होगा? पल्मोनरी धमनी के साथ। लेकिन धमनी या शिरा की मेन परिभाषा की अगर अपन बात करें तो वो हृदय से ऑर्गन तक जो ब्लड पहुंचाने वाली नलिकाएं होती है उनको हम क्या कहते हैं? धमनियां कहते हैं। और जो यहाँ पे वापस लेके आती है उनको हम क्या कहते हैं? शिराएं कहते हैं। तो दो बातें यहाँ पे हो जाती है। तीसरी बात देखिए, तीसरी बात हम इसमें बात करेंगे कि जो धमनियां होती हैं, जो धमनियां होती है, देखिए धमनियां जो होती हैं, धमनियां शरीर की गहराई के अंदर स्थित होती है। धमनियां जो होती है वो शरीर की गहराई में, शरीर की गहराई में स्थित होती है। जबकि शिराएं जो होगी वो सतह पर स्थित होती है। शिराएं कहाँ स्थित होती है? शिराएं जो है सतह पर स्थित होती है। देखो, धमनियां शरीर की गहराई में स्थित होती हैं, जबकि शिराएं जो है सतह पर
सतह पर स्थित होती है, सतह पर स्थित होती है, सतह पर स्थित होती है। अब देखो, हम इंजेक्शन की बात कर रहे हैं, हम किसी ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, ये सारी चीज हमारे कहाँ से लगाई जाती है, यहाँ से लगाई जाती है। अब यहाँ पे हम धमनी में लगा रहे हैं कि शिरा में लगा रहे हैं, शिरा में लगा रहे हैं, क्योंकि शिरा जो है वो हमारी शरीर की ऊपरी सतह पर स्थित होती है। पहली बात तो ये है कि इसी कारण हम इसके अंदर लगा पा रहे हैं। दूसरी चीज ये भी है कि यहाँ पे इस दूसरे पॉइंट के अंदर हम बात करने वाले हैं कि जो धमनियां हैं हमारी, उनके अंदर ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, उसके अंदर ब्लड प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। और अगर हमारा हाथ यहाँ से कटता है या हमारी धमनी यहाँ से कट जाती है तो पूरा शरीर का जो रक्त है वो बाहर आने की संभावना होती है और उसकी व्यक्ति की मौत होने की संभावना रहती है। एक चीज यहाँ पे और भी आती है कि अगर हाथ यहाँ से कटा है तो व्यक्ति के इस जीवन लीला के समाप्त होने के ज्यादा चांसेस है, बजाय इसके कि यहाँ से हाथ कटा है। यहाँ से अगर हाथ कट जाता है तो व्यक्ति की जीवन लीला समाप्त होने में समय लगेगा, लेकिन यहाँ पे कम समय के अंदर व्यक्ति यहाँ से विदा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए है कि यहाँ पे जो धमनियां हैं वो कम पेशियों से आवृत है, यानी कि यहाँ पे जो है पतली त्वचा है, जिससे कि धमनी आसानी से कट जाती है और यहाँ पे ब्लड जो है ज्यादा निकल जाता है। जबकि यहाँ पे क्या है, पेशियां ज्यादा है, अगर यहाँ पे जोर से अगर बांध भी दिया जाए तो भी ब्लड क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा और ब्लड शरीर से बाहर नहीं आ पाएगा। तो दूसरा पॉइंट हमारे सामने आता है कि धमनियां जो है, धमनियों के अंदर, धमनियों में रक्तदाब, धमनियों में रक्तदाब अधिक होता है, धमनियों में रक्तदाब अधिक होता है, जबकि सिरा में, जबकि सिराओं में रक्तदाब कम होता है, सिराओं में रक्तदाब कम होता है। अब देखो, अब हमारे शरीर के अंदर रक्तदाब अगर ज्यादा है तो हमें सुरक्षा की भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, सुरक्षा की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अब सुरक्षा की ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखोगे ना तो ये जो धमनी है हमारी, इस धमनी की आंतरिक गुहा को देखो और इस सिरा की आंतरिक गुहा को देखो, इसको देखो। बड़ा गोला कौन सा नजर आ रहा है? सिरा वाला। बड़ा गोला कौन सा नजर आ रहा है? सिरा वाला आ रहा है। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि जो धमनी है उसके अंदर ये गुहा जो है वो पतली होती है, व्यास इसका कम होता है, जबकि इसका जो आवरण है, इसका जो आवरण है वो क्या होता है, मोटा होता है। इसका आवरण क्या होता है, पतला होता है। इसके पीछे रीजन यही है कि यहाँ पे धमनियों के अंदर रक्तदाब ज्यादा होता है, धमनियों के अंदर क्या होता है, रक्तदाब ज्यादा होता है और शिराओं के अंदर रक्तदाब कम होता है। दूसरा पॉइंट हमारा निकल के आता है यहां से कि धमनियों की जो गुहा है, धमनियों की गुहा या आप कह सकते हैं व्यास कम या गुहा पतली होती है, गुहा पतली होती है, जबकि सिराओं की गुहा, जबकि सिराओं की गुहा या व्यास, गुहा या व्यास आप कोष्ठक के अंदर लिख देंगे, व्यास या गुहा मोटी होती है या चौड़ी होती है, गुहा चौड़ी होती है, क्या है, गुहा चौड़ी होती है। ठीक है, सिराओं की जो गुहा है वो क्या है, चौड़ी है, और धमनियों की जो गुहा है वो क्या है, पतली होती है। इसका व्यास कम होता है और जो सिराएं हैं उनका व्यास क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे सामने कि ये जो इसकी परतें हैं, धमनी की जो परतें हैं, धमनियों की परतें मोटी होती है, मोटी होती है, जबकि शिराओं की परतें पतली होती है, शिराओं की परतें पतली होती है,
पतली होती है। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट हो गए यहाँ पे कि भी पहला पॉइंट हमने क्या देखा, यहाँ पे पहला पॉइंट हमने देखा कि जो हार्ट से बॉडी के विभिन्न भागों तक रक्त को लेके जा रही है वो कौन है, धमनियां है। वापिस ला रही है वो कौन सी है, सिराएं है। धमनियों के अंदर सामान्यतः रक्त कैसा होता है, ऑक्सीजन युक्त होता है। सिराओं के अंदर कैसा होता है, CO2 युक्त होता है। लेकिन जब पल्मोनरी धमनी या पल्मोनरी सिरा की जब अपन बात करेंगे तो पल्मोनरी सिरा के अंदर जो रक्त होगा वो ऑक्सीजनेटेड होगा और पल्मोनरी धमनी के अंदर जो रक्त होगा वो CO2 युक्त होगा। उसके बाद हमने आगे बात करी कि जो धमनियां हैं वो शरीर की गहराई के अंदर स्थित होती है, जबकि सिराएं जो है वो शरीर की सतह पर स्थित होती है, सतही होती है। फिर बात करी हमने कि धमनियों के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज्यादा होता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, ब्लड प्रेशर जो रक्तदाब है वो धमनियों से मापा जाता है। रक्तदाब हमेशा किससे मापा जाता है, रक्तदाब धमनी से लिया जाता है, धमनी से लिया जाता है। रक्तदाब जो है वो किससे लिया जाता है, धमनी से लिया जाता है। आगे रक्तदाब की अपन बात करेंगे जब ब्लड पढ़ेंगे, तो ये रक्तदाब जो लिया जाता है वो धमनी से लिया जाता है। रक्तदाब धमनियों के अंदर ज्यादा होता है, इसकी गुहा पतली होती है, गुहा छोटी होती है, जबकि इसकी गुहा क्या होती है, चौड़ी होती है, मोटी होती है। इसकी परतें क्या है, मोटी है, इसकी परतें क्या है, पतली है। इन सारे पॉइंटों की अपन ने यहाँ पे बात करी है। तो धमनी और शिरा। अब हमारा पॉइंट बनता है कि जो एक यहाँ पे धमनी को हमने लाल कलर का बनाया है, शिराओं को हमने कैसा बनाया है, यहाँ पे ब्लू कलर का बनाया है। तो इसके अंदर जो रक्त चलता है, धमनियों के अंदर जो रक्त चलता है वो कैसा होता है, लाल कलर का होता है। कैसा होता है, लाल कलर का होता है। और आगे हीमोग्लोबिन के कारण हम पढ़ते हैं कि ये लाल रंग किस कारण से होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और इसके अंदर जो रक्त होता है वो नीला होता है। कैसा होता है, नीला होता है। कैसा होता है भाई, नीला होता है। और एक चीज आपने कभी देखी होगी कि जब आदमी मर जाता है, तो आदमी जब मरता है ना, तो उसके शरीर के अंदर जितना भी ब्लड है वो पूरा ब्लड किसके अंदर आ जाता है, शिराओं के अंदर आ जाता है। पूरा ब्लड किसके अंदर आ जाता है, शिराओं के अंदर आ जाता है। और शिराओं के अंदर जब ब्लड आ जाता है उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं रहती है, तो आदमी का शरीर कैसा पड़ जाता है, नीला पड़ जाता है। तो ये इसी कारण से ऐसा होता है। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारा बचा हुआ है, उस पॉइंट की हम बात करते हैं कि भाई ये पॉइंट क्या होगा हमारा। तो इस पॉइंट को आप बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देखेंगे कि हमारा एक पॉइंट होता है धमनियों में, धमनियों में, धमनियों में कपाट, धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते, धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते, जबकि जबकि शिरा में, जबकि शिराओं में, शिराओं में कपाट कपाट होते हैं। शिराओं में कपाट होते, कपाट का मतलब वाल्व। वाल्व का काम होता है रक्त के उल्टे प्रवाह को रोकना। रक्त वापस नहीं जाना चाहिए, जिधर से आया है उधर वापस नहीं जाना चाहिए, आगे की ओर गति होनी चाहिए। अब धमनियों के अंदर तो वैसे ही ब्लड प्रेशर ज्यादा है भाई, वैसे ही ब्लड प्रेशर ज्यादा है, तो पीछे आने का तो सवाल ही नहीं है भाई। हमारे ऊपर प्रेशर रहेगा तो हम आगे ही बढ़ेंगे, हम पीछे नहीं जाएंगे। हमें पीछे जाना भी नहीं है, हमें पीछे जाना भी नहीं, हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये धमनियों के अंदर वैसे ही ब्लड प्रेशर क्या है, ज्यादा है, तो इसमें पीछे जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ पे वाल्व की आवश्यकता नहीं है। जबकि यहाँ पे शिराओं के अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है वो 20 से 25 mm ऑफ Hg होता है। तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर जो है वो वापस आने की संभावना रहती है, इसलिए इसके अंदर क्या होते हैं, वाल्व होते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, रीड के अंदर पूछा गया है, पटवार के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि ये जो है कपाट किसके अंदर नहीं पाए जाते, या धमनियों के संदर्भ में जो कौन सा कथन गलत है। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। अब हमारे सवाल जो है बात आई है कि भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो इसका क्वेश्चन अगर धमनियों और शिराओं में से बनता है तो किस तरह का बनेगा। तो भले ही तो आप चाहे डायरेक्ट फैक्ट का क्वेश्चन ले लो, चाहे भले ही आप कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन ले लो, कैसा भी क्वेश्चन ले लो, ये सारे पॉइंट। कथन निष्कर्ष क्या है, हम अक्सर डर जाते हैं कि हमारा जो पेपर आया उसमें तो बहुत सारे कथन निष्कर्ष पूछ लिए, ये होता है कि नहीं होता, वो होता है कि नहीं होता है। भाई कथन निष्कर्ष क्या है, कथन निष्कर्ष यही तो है,
ये क्या है? ये सारे कथन है, ये सारे कथन है। अगर आपको धमनियों और शिराओं से क्वेश्चन देगा तो उसके अंदर क्या पॉइंट होंगे? यही तो पॉइंट होंगे, कोई दूसरे थोड़ी होंगे। भाई इसके अंदर ब्लड कैसा चलता है, ऑक्सीजनेटेड किसके अंदर होता है, हृदय से कौन लेके जाता है, किसकी दीवारें मोटी होती है, किस में कपाट पाए जाते हैं, किस में नहीं पाए जाते, ये सारी चीजें किसके अंदर है? यही है जो हम पढ़ते हैं। अगर आप 11-12 के पेपर देखते हैं ना, उसके अंदर एक छोटा सा क्वेश्चन आता था जिसका एक फैक्ट होता था, शामिल कर लिया हमने, उस फैक्ट से हमारा क्वेश्चन हो जाता था। अब उस समय के हिसाब से वो पेपर भी बहुत टफ थे, वो सरल तो आज लग रहे हैं हमें, उस समय टफ थे। उस समय टफ कैसे? सोर्सेज नहीं थे, पढ़ने के सोर्सेज नहीं थे। आज हमारे पास पढ़ने की सुविधा कितनी है, एक हल्का सा डाउट हुआ हम सीधा गूगल करते हैं, ठीक है। तो ये सोर्सेज कम थे तो उस टाइम वो क्वेश्चन हार्ड थे। फिर जैसे जैसे हमारे पास सोर्सेज बढ़े वैसे वैसे हमारे पेपर थोड़े से टफ हुए। तो 15-16 के, 17-18 के इन पेपर देखोगे तो 4-4 जो पॉइंट्स है उनको मिला के एक क्वेश्चन बनाया गया, तो हमारे लिए फिर से पेपर हार्ड हो गया, फिर से पेपर हार्ड हो गया। अब थोड़ा सा 21, 22, 23, 24, 25 इनके पेपर आप देखते हैं तो थोड़ा सा लेवल जो है और अप हुआ है। अब आंसर तो वही है, चेंज क्या हुआ है? लैंग्वेज चेंज हुई है। जो क्वेश्चन आपको पहले पूछे जा रहे थे उस हिसाब से नहीं पूछ के थोड़ा सा लैंग्वेज को डेवलप करके हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर वही है, पढ़ाई वही है, ठीक है। तो घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आप जुड़े रहे हैं हमारे साथ और ये इसी तरह की टॉपिक्स को अपन जो है कंप्लीट करेंगे। आने वाले समय के अंदर बहुत शानदार तरीके से हम जो है आपके सामने आने वाले हैं। तो निश्चित रूप से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और सारी चीज़ों को जो है नोटिफिकेशन वगैरह को सबको अपडेट रखिएगा। तो चलिए बात करते हैं अपन आगे। धमनियों और शिराओं का चैप्टर हो जाता है हमारा खत्म। उसके बाद हम बात करते हैं ब्लड की, उसके बाद हम बात करते हैं ब्लड की, ठीक है। इसके बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट आता है वो है ब्लड। देखो उसके बाद हमारा क्या आता है? ब्लड आता है, रक्त। वैसे तो अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है अभी ये सर्कुलेटरी सिस्टम, लेकिन हम जो है वन शॉट के हिसाब से पॉइंट टू पॉइंट बात करते हुए इसको जो है 1.5 घंटे तक पूरे जितने भी क्वेश्चन आपके बने हुए हैं अब तक के उन सभी क्वेश्चंस को शामिल करते हुए और भी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं उन सभी फैक्ट्स को शामिल करते हुए अपन आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो ब्लड को जो है यहाँ पे अपन अध्ययन करेंगे कि ब्लड क्या है, क्या चीज है, क्या काम ये करता है। देखो ब्लड की अगर अपन बात करें तो ब्लड जो है सबसे पहले तो ये क्या है ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये एक तरल संयोजी ऊतक है। ये क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। ये क्या है भी? तरल संयोजी ऊतक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई संयोजी ऊतक क्या होता है, ये तरल संयोजी ऊतक क्या है। एडिपोज भी संयोजी ऊतक होता है, रेटिकुलम भी होता है। तो इस तरह की तमाम चीजों की हम बातें करेंगे जब हमारी आगे जो क्लासें आएगी उन सभी क्लासों के अंदर अपन बहुत डिटेल के अंदर साइंस को यहाँ पे एनालाइज करेंगे और साइंस के तमाम तथ्यों को हम जो है यहाँ पे बहुत इजी वे के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। तो तरल संयोजी ऊतक हमारे जंतु शरीर के अंदर अगर आप देखेंगे तो 4 प्रकार के ऊतक मिलेंगे आपको। एक एपिथेलियम मिलेगा, एपिथेलियम मिलेगा, एक आपको संयोजी ऊतक मिलेगा, एक आपको पेशीय ऊतक मिलेगा और एक आपको जो है यहाँ पे कौन सा ऊतक मिलेगा? तंत्रिका ऊतक मिलेगा। 4 प्रकार के ऊतक आपको मिलेंगे। उपकला जो एपिथेलियम है उसको हम क्या बोलते हैं? उपकला ऊतक होगा। क्या होगा? उपकला ऊतक। दूसरा क्या होगा हमारा? संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक। और तीसरा हमारा क्या होगा? पेशीय ऊतक, पेशीय ऊतक। और चौथा हमारा क्या होता है? तंत्रिका ऊतक। क्या होता है? तंत्रिका ऊतक। और ऊतक किससे मिलकर बनते हैं? कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं, ठीक है। अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं जो एक समान का कार्य कर रही है, एक समान कार्य कर रही है। उन समूह को अपन ने क्या दे दिया? नाम ऊतक दे दिया। अब देखो ये जो संयोजी ऊतक है इसका काम होता है, संयोजी का मतलब कनेक्ट करना, कनेक्टिंग टिश्यू, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कनेक्टिंग टिश्यू। कनेक्टिंग टिश्यू मतलब हमारे शरीर को जो कनेक्ट करने वाले ऑर्गन्स है, कनेक्ट करने वाली जो चीजें है वो सब क्या है? कनेक्टिंग टिश्यू है। भाई आप हड्डियों की बात करें, हड्डियां क्या है? कनेक्टिंग टिश्यू है, संयोजी ऊतक है, ठीक है। तो क्योंकि हड्डियां हमारे शरीर को जोड़ रही है, पूरे शरीर को जोड़ रही है। रक्त हमारे पूरे शरीर के अंदर घूम रहा है तो रक्त क्या है? संयोजी ऊतक है। लेकिन रक्त तो तरल है इसलिए हमने इसको क्या कहा है?
तरल संयोजी ऊतक का है। अब रक्त जो है हमारा ये तरल संयोजी ऊतक है। इस तरल संयोजी ऊतक की प्रकृति कैसी होगी, ये क्षारीय होगा या ये अम्लीय होगा, तो आप कहेंगे ये क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। इसका पीएच मान देखेंगे आप तो 7.4 मिलेगा। इसका पीएच मान क्या होगा, 7.4 इसका पीएच मान आपको मिल जाएगा। अब रक्त जो है हमारे शरीर के अंदर जितने भी पोषक तत्वों की बात कर रहे हैं, जितने भी हम जो है ग्लूकोज वगैरह ये सारी चीज जो हमारे शरीर के अंदर जो खनिज लवण ट्रैवल कर रहे हैं, इन सभी खनिज लवणों को ट्रैवल कराने का काम किसका होता है, ब्लड का ही होता है। किसका, ब्लड का ही होता है। ये ब्लड ही हमारे शरीर की कोशिकाओं तक इस चीज को पहुंचाता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा आप, तरल संयोजी ऊतक है, क्षारीय है। और एक बात और भी आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, ये भ्रूण की मीसोडर्म में उत्पन्न होता है। मीसोडर्म में इसका क्या होता है, विकास होता है। जो मध्य अवस्था होती है उसके अंदर जो है ब्लड का विकास होता है। ठीक है, तो तरल संयोजी ऊतक क्षारीय होता है। एक जो है व्यक्ति के अंदर रक्त कितना हो सकता है, तो सामान्य तौर पर अगर अपन बात करें तो 5 से 6 लीटर रक्त जो है एक व्यक्ति के अंदर होता है। 5 से 6 लीटर रक्त जो है एक व्यक्ति के अंदर हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन वेट के हिसाब से देखें कि भाई कोई जरूरी थोड़ी है कोई 40 किलो का आदमी उसके अंदर 5 से 6 लीटर जो है रक्त होगा, कोई जरूरी नहीं है। व्यक्ति के भार का 7 से 8% क्या होता है, रक्त होता है। व्यक्ति के भार का, व्यक्ति के, या सीधा अपन भार का ही लेते हैं, भार का 7 से 8%, 7-8% रक्त होता है। भार का 7 से 8% क्या होता है, रक्त होता है। तो ये रक्त के बारे में सामान्य चीजें ध्यान रखेंगे। इसके अलावा रक्त जो है टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है, रक्त दाब को भी मेंटेन करता है। ये सभी चीजें हम बात करेंगे, लेकिन अभी इस शॉर्ट के अंदर आपको यहां तक ध्यान रखिएगा। तो चलिए बात करते हैं आगे इससे। अब देखो रक्त जो है हमारा, इसके कौन कौन से भाग होंगे, तो रक्त को हम 2 भागों के अंदर बांटते हैं। जो हमारा ब्लड है, इस ब्लड को हम कितने भागों में बांटते हैं अभी, 2 भागों में। ये 2 भाग हमारे कौन कौन से होंगे, तो देखो रक्त के 2 भाग होंगे। 2 भाग कौन कौन से, एक तो होता है ब्लड प्लाज्मा, एक तो कौन सा होता है, ब्लड प्लाज्मा होता है। एक तो कौन सा होता है हमारा, ब्लड प्लाज्मा होता है। और एक हमारा क्या होता है यहाँ पे, एक हमारा होता है ब्लड कॉर्प्यूस्कल्स, ब्लड कॉर्प्यूस्कल्स। ब्लड कॉर्प्यूस्कल्स मतलब यहाँ पे रक्त कणिकाएं, इसको हम क्या बोलेंगे, रक्त कणिकाएं बोलेंगे। इनको हम क्या बोलेंगे, रक्त कणिकाएं। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि रक्त का ठोस भाग कौन सा है इनमें से, तो रक्त का जो ठोस भाग है वो तो कौन सा है, रक्त कणिकाएं हैं। ठोस भाग कौन सा होगा आपका, रक्त कणिकाएं, ये ठोस भाग है। ठीक है, और ये जो है आपका क्या होता है, तरल भाग होता है। रक्त का जो तरल भाग है वो कौन सा है आपका, ब्लड प्लाज्मा है। ठीक है, ये कितने प्रतिशत भाग है, ये पूरे ब्लड का लगभग 45% भाग है। और ये कितना है, लगभग 55% भाग क्या होता है आपका, ब्लड प्लाज्मा होता है। बहुत सारे क्वेश्चन अपनों को यहां से मिलते हैं। अब इसके बाद ब्लड प्लाज्मा के अंदर क्या चीजें हैं और रक्त कणिकाओं के अंदर क्या चीजें हैं, तो इनकी बात अगर अपन करें तो ब्लड प्लाज्मा जो है ये रक्त का तरल भाग है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे 90 से 92% तो क्या होता है, इसके अंदर जल ही होता है। ये जल किसका, ये जो 55% है इसका 90 से 92% आपको क्या मिलेगा, जल मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ये जो 8 से 10% इसके अंदर बचा है ना, ये 8 से 10% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ इसके अंदर होंगे। ठीक है, 8 से 10% जो बचा है इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों पदार्थ होंगे। हम बात करते हैं उससे आगे की, कि जो 8 से 10% भाग कार्बनिक और अकार्बनिक का है, उसमें से कार्बनिक पदार्थों का 7 से 8% आपको क्या मिलेगा, उसके अंदर प्रोटीन मिलेगा, जो हर एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए उस क्वेश्चन की बात अपन कर रहे हैं। तो कार्बनिक पदार्थों का 7 से 8% जो कार्बनिक पदार्थ है,
जो कार्बनिक पदार्थ है इसका 7 से 8% हमें क्या मिलती है, इसके अंदर प्रोटीन मिलती है। क्या मिलती है, यहाँ पे प्रोटीन मिलती है। क्या मिलती है भाई, प्रोटीन मिलती है। ठीक है, अब ये प्रोटीन कौन कौन सी हैं इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे भी। देखो प्लाज्मा प्रोटीन, इसको हम क्या कहेंगे, प्लाज्मा प्रोटीन। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन सी होती है और उनका कार्य क्या होता है। देखो प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर एक तो आपको मिलेगी यहाँ पे एल्बुमिन, एक तो क्या मिलेगी आपको यहाँ पे एल्बुमिन, एल्बुमिन। एक आपको यहाँ पे मिलेगी ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन। एक आपको यहाँ पे क्या मिलेगी, एक आपको यहाँ पे मिलेगी प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। एक आपको यहाँ पे क्या मिलेगी, फाइब्रिनोजन। और ये फाइब्रिनोजन जो है ये इनएक्टिव होती है, जो फाइब्रिन के अंदर एक्टिव होती है। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनेगा, थ्रोम्बिन इसको एक्टिव करेगा, किसको, फाइब्रिनोजन को, फाइब्रिन के अंदर। और फाइब्रिन की जो जाली बनेगी वो रक्त कणिकाओं को हमारे शरीर से बाहर आने से रोकेगा। तो ये 4 प्रोटीन आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, किसके अंदर, प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर। अब ये जो प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर एल्बुमिन है, इसका क्या काम है, ये रक्त परासरणीय दाब का नियमन करता है। रक्त परासरण, रक्त परासरण का नियमन, रक्त परासरण का नियमन किसके द्वारा किया जाता है, तो भाई आप कहेंगे एल्बुमिन के द्वारा। ग्लोब्यूलिन क्या करेगा, ग्लोब्यूलिन करेगा यहाँ पे प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण, प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण, प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण। यहाँ पे भी आपको बहुत सारी ग्लोब्यूलिन मिलती है जो अलग अलग कार्य यहाँ पे करती है। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन दोनों के लिए एक ही बात ध्यान रखेंगे, रक्त का थक्का बनाने में, रक्त का थक्का बनाने के अंदर ये मदद करते हैं। रक्त का थक्का बनाने वाली जो प्रोटीन है वो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन है। प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण विटामिन के द्वारा किया जाता है, इसलिए विटामिन के को हम कहते हैं कि ये रक्त का थक्का बनाने वाला विटामिन है। विटामिन के की कमी के कारण क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। जो सामान्य समय होता है थक्का बनने का, उससे ज्यादा समय लगता है। इस कारण से विटामिन के की कमी से हम कहते हैं रक्त का थक्का नहीं बनता, क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण नहीं होगा, और प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण नहीं होगा तो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में नहीं बदलेगा, और थ्रोम्बिन में जब नहीं बदलेगा तो फाइब्रिनोजन एक्टिव नहीं होगा, और फाइब्रिनोजन एक्टिव नहीं होगा, फाइब्रिन नहीं बनेगा, और फाइब्रिन नहीं बनेगा तो रक्त हमारे शरीर से बाहर आता हुआ रुकेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये रक्त का थक्का बनाने वाली प्रोटीन है। तो प्लाज्मा के अंदर हमने देखा, इसका कलर आप देख सकते हैं, ये हल्का पीला रंग का होता है। ये कैसा होता है, हल्का पीला रंग का होता है। ठीक है, कैसा होता है, हल्का पीले रंग का होता है, तरल भाग होता है, 90 से 92% इसमें जल मिलेगा। कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होंगे 8 से 10%। उसमें से कार्बनिक पदार्थों का 7-8% क्या होता है, प्रोटीन होता है। और वो प्रोटीन कौन सी होती है, ये बात हमने यहाँ पे कर ली। अब देखो रक्त कणिकाएं जो है वो कौन कौन सी हैं, तो रक्त कणिकाओं के अंदर आप देखोगे एक तो आपको मिलेगी आरबीसी, एक आपको मिलेगी डब्ल्यूबीसी, एक आपको क्या मिलेंगे, बिंबाणु मिलेंगे, जिसको हम कहते हैं प्लेटलेट्स। क्या मिलेंगे, बिंबाणु मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये रक्त कणिकाएं हैं और ये प्लाज्मा वाला पार्ट है। अब अपन बात करते हैं आरबीसी की। अब अपन बात किसकी करते हैं भाई, आरबीसी की बात यहाँ पे करते हैं। ठीक है, चलिए आरबीसी की बात यहाँ पे करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉरी यहाँ पे जो है आरबीसी की बात करते हैं। किसकी, आरबीसी की। आरबीसी इसका फुल फॉर्म तो होता है रेड ब्लड कार्प्यूस्कल्स। कई जगह पर सेल पढ़ लेते हैं, ये कार्प्यूस्कल्स होती है, कणिकाएं होती है। ठीक है, अब इसके बारे में एक एक जो फैक्ट मैं आपको लिखाने वाला हूं ना, बहुत शानदार फैक्ट है और बहुत जबरदस्त फैक्ट है। कई बार एग्जामों के अंदर पूछे गए हैं और सीधा फैक्ट टू फैक्ट ही बात करेंगे अपन, ज्यादा इसके अंदर थ्योरी अपन नहीं लिखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, आरबीसी को हम वैसे लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं, लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं।
ठीक है, ये हमारी लाल रक्त कणिकाएं हैं, आरबीसी है। इसका लेटिन नाम जो होता है वो क्या होता है? लेटिन नाम होता है एरिथ्रोसाइट। इनका नाम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट इसका लेटिन नाम होता है। इसके निर्माण की जो प्रक्रिया है, इसके जो निर्माण की प्रक्रिया है, इसको हम क्या कहते हैं? एरिथ्रोपोइसिस। इसको हम क्या कहते हैं? एरिथ्रोपोइसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरिथ्रोपोइसिस कहा जाता है। और इसके विघटन की जो प्रक्रिया है, इसके नष्ट होने की जो प्रक्रिया है, उसको हम कहते हैं हीमोलाइसिस या एरिथ्रोलाइसिस। एरिथ्रोलाइसिस, एरिथ्रोलाइसिस, एरिथ्रोलाइसिस या एरिथ्रोलाइसिन बोला जाता है इसको। ये हमारे इसके नष्ट होने की प्रक्रिया है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन बनता है कि ये आरबीसी है, इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? तो ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करती है, ऑक्सीजन का परिवहन करती है। क्या डायरेक्टली यहाँ पे जो आरबीसी है वो परिवहन करती है या इसके साथ कोई होता है? डेफिनेटली इसके अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। इसके अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ध्यान रखिएगा, हीमोग्लोबिन जो है ये किस किस से मिलकर बना होता है? हीम प्लस ग्लोबिन से। किससे बना होता है? हीम प्लस ग्लोबिन से बना होता है। हीम का मतलब है यहाँ पे फेरस। हीम का मतलब क्या है? यहाँ पे फेरस है जो लगभग 5% होता है, और ग्लोबिन जो है ये 95% होता है। ये क्या होता है? 95% होता है। और ये एक संयुक्त प्रोटीन है। ये क्या है? एक संयुक्त प्रोटीन है। संयुक्त प्रोटीन है जो किसके अंदर पाई जाती है? आरबीसी के अंदर। अब ये ऑक्सीजन के साथ कैसे जुड़ता है हीमोग्लोबिन? तो आप कहेंगे कि ये ऑक्सीजन के साथ एक यौगिक बनाता है। जब हीमोग्लोबिन किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो ये बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन का परिवहन करता है। और यहीं पे बात करेंगे हम कि ये कैसा होता है? लाल चटक रंग का होता है। कैसा होता है? लाल चटक रंग का होता है, जिसके कारण हमारे ब्लड का जो कलर है वो कैसा होता है? लाल होता है। जिस ब्लड का कलर कैसा होता है? लाल होता है, इसी के कारण होता है। ठीक है, उसके बाद हमारी बात आती है कि भाई इसका आरबीसी का निर्माण जो है ये कहाँ होता है? तो निर्माण को आप ध्यान रखिएगा कि अगर अपन भ्रूण की बात करें, भ्रूण की बात करें, सबसे पहले इसका निर्माण स्टार्ट हो जाता है पीतक के अंदर, जिसको हम बोलते हैं यॉक। जिसको हम क्या बोलते हैं? यॉक बोलते हैं। उसके बाद इसका निर्माण होता है यकृत के अंदर, यकृत और प्लीहा के अंदर। किसके अंदर? यकृत और प्लीहा के अंदर। उसके बाद जब वयस्क अवस्था आ जाती है तो वयस्क अवस्था के अंदर इसका निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा के अंदर। कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा के अंदर इसका निर्माण होता है। अब लाल अस्थि मज्जा क्या होता है? तो एक जो हमारी बड़ी हड्डियां होती है, हमारी जो बड़ी हड्डियां होती है, इन बड़ी हड्डियों के अंदर जो एंडिंग सिरे हैं, इन एंडिंग सिरों के मध्य यहाँ पे क्या होती है? मज्जा गुहा होती है। और इस मज्जा गुहा के अंदर यहाँ पे जो लस लसा सा पदार्थ भरा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं? लाल अस्थि मज्जा कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? लाल अस्थि मज्जा कहते हैं। और इसकी जो ऊपरी परत होती है, बीच का जो हिस्सा होता है, इसको हम कहते हैं पीला अस्थि मज्जा। पीला अस्थि मज्जा। और इस पीला अस्थि मज्जा के अंदर जिसका निर्माण होता है वो कौन है? WBC है। वो कौन है? WBC है। ठीक है, इसका निर्माण कहाँ होगा? पीला अस्थि मज्जा में निर्माण किसका होगा? WBC का। लाल अस्थि मज्जा के अंदर निर्माण किसका होगा? RBC का। अब बात आती है RBC की संख्या कितनी है? आरबीसी की संख्या कितनी है? तो संख्या आप मेल के अंदर जब बताएंगे तो मेल के अंदर इसकी संख्या होती है 55 लाख प्रति mm³। और फीमेल के अंदर कितनी होती है? 45 लाख प्रति mm³। प्रति mm³। बहुत शानदार फैक्ट है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे लग रहे होंगे ये सारी चीजें जो है यहाँ पे। ठीक है, चलिए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि
जो कंपटीशन अपन देखते हैं, कंपटीशन एक्चुअल में कई बार ये होता है कि भाई हमारे पास जो स्टूडेंट हैं उनके ये कॉमन क्वेश्चन रहता है कि यार 5 साल हो गए तैयारी करते हुए, 3 साल हो गए, 2 साल हो गए, कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा है। तो कंपटीशन के अंदर पढ़ाई हम कितनी करते हैं या हम पेपर कितने देते हैं डजंट मैटर, ये मैटर नहीं करता। हमारी जो हम सक्सेस के मंत्र देखते हैं कि भाई ये सक्सेस के 5 मूल मंत्र है, ये उसके 5 मूल मंत्र है, ऐसा कर लो ये हो जाएगा, वैसा कर लो ये हो जाएगा। एक ही मूल मंत्र है, कंटिन्यूटी। लगातार तैयारी जो है वो हमारे लिए जरूरी है। अब 4th ग्रेड का रिजल्ट आया, 4th ग्रेड में अगर नहीं हुआ तो हमने ये मान लिया कि यार 50,000 पोस्टों के अंदर भी जब नहीं हुआ है तो क्या ही सिलेक्शन होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि 50,000 पोस्टों के लिए जो हमारा पेपर आया है, हो सकता है कि उस पेपर के अंदर कई सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो हमने पढ़ा है उस सिलेबस से बाहर आए हैं, क्योंकि वाइड सिलेबस है। कंपटीशन का जो सिलेबस है वो वाइड है, वहाँ पे कोई सीमाएं नहीं है। अगर हम 11th 12th पढ़ रहे हैं तो उसकी सीमाएं हैं कि हमारी किताब से बाहर नहीं आएगा, लेकिन हमारे तो ऐसा नहीं है। हमें तो टॉपिक को समझना है, कंसेप्ट को समझना है, उसके बाद क्वेश्चन करने हैं। वहाँ तो अपन बैठ के नहीं कर सकते कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ना हमारे गुरुजी ने पढ़ाया है, ये क्वेश्चन कैसे दे दिया आपने, ऐसा तो हो नहीं सकता। कंपटीशन सिर्फ कंटिन्यूटी का गेम है, सिर्फ और सिर्फ लगातार तैयारी का गेम है। कई बार हम एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद 2 महीने का ब्रेक ले लेते हैं। आए थैला उठा के तैयारी की 3 महीने 4 महीने, एग्जाम हुआ नहीं, उससे 5 दिन पहले कमरा खाली। तो ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है। दूसरी मिस्टेक एक और भी है, वो ये है कि जो टीचर हमें पढ़ाते हैं कई बार उन टीचरों की बात को हम सीरियसली नहीं लेते। भाई जब उनको पढ़ाते हुए 8-8 10-10 साल हुए हैं, 12-12 साल हुए हैं उनको पढ़ाते हुए, वो हर रोज जो है नए पेपर को एनालाइज करते हैं, हर नए सवाल को एनालाइज करते हैं, कहाँ से सवाल बना, किस तरह का सवाल बना, 11 में इस टॉपिक से कैसे सवाल आया, 12 में कैसा आया, 13 में कैसे आया। तो इन सभी सवालों को जब एनालाइज करते हैं तो उनको तो पता है ना कि किस तरह का क्वेश्चन आने वाला है, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह से टॉपिक को पढ़ाना है। पढ़ाने के लिए तो अथाह पढ़ा है, बहुत सारा ज्ञान पढ़ा है कि नहीं, लेकिन सारा ज्ञान जो है क्या हमारे काम आएगा? नहीं। हमें उसके अंदर से कुछ बूंदों को निकालना है जो आज के पेपर पैटर्न को फॉलो करते हैं, आज के पेपर पैटर्न को बताते हैं। तो कंटिन्यूटी और टीचर की बात में आपको विश्वास होना चाहिए। तीसरी चीज ये है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एक मौका है। जब अपन कहीं चल रहे होते हैं ना, रोड पे ट्रैफिक के अंदर चल रहे हैं, तो ट्रैफिक के ऊपर बाइक जब अपन चलाते हैं तो बाइक चलाने वाले जो ड्राइवर हैं, जो बाइक जब हम चलाते हैं, ड्राइव करते हैं, उस समय हमारे साथ 2 तरह के लोग होते हैं। कि एक लोग ऐसे हैं जो आगे वाली टैक्सी के हटने का क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि ये टैक्सी वाला थोड़ा सा इधर हो तो मैं इधर से निकाल लूं। और एक ऐसे होते हैं जो ऐसे ऐसे करके निकल जाते हैं। यही कंपटीशन है। कहीं पे भी अवरोध नहीं आना चाहिए, कंपटीशन के अंदर ब्रेक नहीं आना चाहिए अपना। जहां से भी जगह मिली निकालो गाड़ी अपनी आगे, जहां पे भी समय मिला करो पढ़ाई, जहां पे भी कोई एग्जाम जो है हमारे सिलेबस के अंदर बैठ रहा है, भरो फॉर्म, 2 एग्जाम निकलेगा, अपनी गाड़ी आगे ही रहेगी। तो उम्मीद करता हूं इस बात को आप समझ पाए होंगे। लाल रक्त कोशिकाओं की बात हम कर रहे हैं, काफी सारे पॉइंट अपन पहले कर चुके हैं। देखिए, लाल रक्त कोशिकाओं को लैटिन नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। निर्माण, इसकी निर्माण प्रक्रिया एरिथ्रोपोइसिस कहलाती है। नष्ट होना एरिथ्रोलाइसिस, या कार्य इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है एक व्यक्ति के अंदर? तो 12 से 14 या 14 से 16 ग्राम तक, 16 ग्राम तक जो है प्रति 100 ml ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन हमारा होना चाहिए। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन अणुओं का परिवहन करता है। एक ऑक्सीजन कितने? 4 अणुओं का परिवहन करता है, क्योंकि इसके अंदर 4 चेन होती है।
जो बात अपन कभी करेंगे। ठीक है, 4 चेन होती है, हर एक चेन के साथ एक एक ऑक्सीजन जुड़ता है। निर्माण कहाँ होता है? पीतक के अंदर आरंभ हो जाता है, यकृत प्लीहा के अंदर भ्रूण अवस्था में होता है, वयस्क अवस्था में कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा के अंदर होता है। इसके बाद आप देखो लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर संख्या कितनी है? 55 लाख प्रति mm क्यूब और 45 लाख प्रति mm क्यूब किसके अंदर? फीमेल्स के अंदर। उसके बाद हमारा एक पॉइंट आता है कि ये जो कोशिकाओं की संख्या है, आरबीसी की जो संख्या है, ये आरबीसी की संख्या अगर बढ़ जाए तो इस सिचुएशन को आप क्या कहोगे? इस सिचुएशन को हम कहते हैं एरिथ्रोसाइटोसिस। इसको हम क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइटोसिस। इसको हम क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, और अगर ये आरबीसी की संख्या घट जाए, आरबीसी की संख्या घट जाए तो इसको क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइटोपिनिया। एरिथ्रोसाइटोपिनिया कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइटोपिनिया कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? एरिथ्रोसाइटोपिनिया। ठीक है, तो ये आरबीसी से रिलेटेड हमारा फैक्ट हो जाता है कि यहाँ पे आरबीसी की संख्या बढ़ रही है तो एरिथ्रोसाइटोसिस, घट रही है तो एरिथ्रोसाइटोपिनिया। ठीक है, एक ऐसा भी होता है कि जो पहाड़ी क्षेत्र पे जो लोग रहते हैं उनके अंदर आमतौर पर आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। तो पहाड़ी क्षेत्र के अंदर आरबीसी की संख्या जिन लोगों के अंदर बढ़ जाती है उसको हम कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। उसको हम क्या कहते हैं? पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। पॉलीसाइथीमिया, इसको अपन क्या कहते हैं? पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, आरबीसी का आकार कैसा होता है? तो आरबीसी का आकार आप कहेंगे भाई इसका आकार होता है जो है उभयाअवतल। उभयाअवतल, उभयाअवतल होता है। और अगर आप देखेंगे तो इसको आप वृत्ताकार भी कह सकते हैं, गोलाकार भी कह सकते हैं। ये होती कैसी है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, अपने पास डायग्राम है इसका। तो ये जो होती है वो इस तरह की होती है भाई। ये आरबीसी है हमारी। ये क्या है? आरबीसी है। ये जो लाल रंग के अंदर आपको दिखाई दे रही है ना, ये क्या है? आरबीसी है हमारी। ये क्या है? रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स है, आरबीसी है। ये हमारी आरबीसी है। और ये जो आपको दिख रही है ये वाली क्या है? व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, डब्ल्यूबीसी है। और इसके बीच में ये जो पीली पीली दिख रही है ये हमारे बिंबाणु, ये हमारे क्या है? बिंबाणु हैं। तो ये 3 प्रकार की जो रक्त कणिकाएं हैं वो हमारे यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद अपन बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। इसके बाद अपन बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। जो डब्ल्यूबीसी है हमारी, इसको हम कहते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। इसको अपन क्या कहते हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। ये जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं हमारी, इन श्वेत रक्त कणिकाओं को अपन लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? इनको अपन कहते हैं ल्यूकोसाइट। इनको अपन क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। ठीक है, इनका निर्माण कहाँ होता है? तो इनका निर्माण जो है, इनका जो निर्माण है वो कहाँ होता है? तो इनका निर्माण आपको मिलेगा पीला अस्थि मज्जा का मिलेगा, पीला अस्थि मज्जा, पीला अस्थि मज्जा। इसके अलावा आप कह सकते हैं लसिका ग्रंथियों के अंदर, लसिका ग्रंथियों के अंदर, जैसे हमारा प्लीहा भी हो जाता है। ठीक है, लसिका ग्रंथियों में इसका निर्माण होता है। इसकी संख्या की बात करें अगर अपन कि इसकी संख्या कितनी होती है, तो डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है वो लगभग आपको 6000 से 8000 प्रति mm क्यूब मिलेगी, प्रति mm क्यूब मिलेगी ब्लड के अंदर, 6000 से 8000। इसके अलावा इसका कार्य क्या होता है? तो इसका जो कार्य होता है वो होता है प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करना। प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण, यानी हमारे शरीर को जो सुरक्षा प्रदान करती है वो कौन है? डब्ल्यूबीसी है। और सुरक्षा प्रदान जो करता है उसको हम कहते हैं सैनिक। इस कारण से इनको सोल्जर ऑफ बॉडी कहा जाता है, शरीर का सैनिक कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? शरीर का सैनिक कहा जाता है। इनको हम क्या कहते हैं? शरीर का सैनिक कहते हैं। ठीक है, इनको हम कहेंगे शरीर का सैनिक। और इसके बारे में अगर आप बातें देखेंगे तो आप देखो इनकी डब्ल्यूबीसी की संख्या अगर बढ़ जाती है ना, तो इस सिचुएशन को कहा जाता है ल्यूकोसाइटोसिस। इसको अपन क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, अगर इनकी संख्या घट जाती है, अगर इनकी संख्या घट जाती है, डब्ल्यूबीसी की संख्या अगर घट जाती है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे ल्यूकोसाइटोपिनिया। ल्यूकोसाइटोपिनिया
ल्यूकोसाइटोपीनिया कहते हैं। इसको अपन क्या कहेंगे? ल्यूकोसाइटोपीनिया कहेंगे। अगर WBC की संख्या घट जाती है तो इसको अपन क्या कहेंगे? ल्यूकोसाइटोपीनिया। और अगर संख्या बढ़ जाती है तो इसको अपन क्या कहेंगे? ल्यूकोसाइटोसिस। ये WBC के बारे में आपकी सामान्य जानकारी हो जाती है। अब देखो WBC जो होती है हमारी, ये अलग अलग प्रकार की WBC है, अलग अलग प्रकार की है, उसके अलग अलग कार्य हैं। तो यहाँ पे अपन उन प्रकारों की बात करते हैं कि जो WBC है हमारी, वो कौन कौन से प्रकार की WBC है हमारे पास। तो वैसे तो WBC आपको दो प्रकार की मिलेगी, इसको दो भागों के अंदर बांटा गया है। एक ऐसी WBC है जिसको हम कहते हैं कणिकामय, इसका केंद्रक जो है वो बटा हुआ होता है, ये कणिकामय WBC कहलाती है। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट, इसको अपन क्या बोलते हैं? ग्रेन्युलोसाइट बोलते हैं। ठीक है, और एक WBC होती है हमारी अकणिकामय। अकणिकामय, अकणिकामय जिसको हम बोलते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट। ए ग्रेन्युलोसाइट, इसको हम क्या बोलते हैं? ए ग्रेन्युलोसाइट बोला जाता है। इनको अपन क्या बोलते हैं? ए ग्रेन्युलोसाइट। ये क्या है? ग्रेन्युलोसाइट। अब देखो इसमें कौन कौन सी WBC आती है, इसके अंदर कौन कौन सी आती है? तो एक तो आती है आपकी इओसिनोफिल, एक तो कौन सी आती है? इओसिनोफिल आती है। और एक आपकी कौन सी आती है? बेसोफिल। बेसोफिल। और एक आपकी आती है इसके अंदर न्यूट्रोफिल। कौन सी आती है? न्यूट्रोफिल। अब देखो ये जो तीन प्रकार की WBC लिखी है हमने, इसके अंदर से कई बार क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि हमारे शरीर के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर कौन सी WBC है, सबसे कम मात्रा के अंदर कौन सी WBC है। फैगोसाइटिक, भक्षणकारी, जो हमारे शरीर के अंदर जीवाणुओं का भक्षण करती है, वो कौन सी है। ये क्वेश्चन बनते हैं WBC के प्रकार के अंदर से। सबसे बड़ी WBC, सबसे छोटी WBC, तो इन सभी क्वेश्चंस की बात करते हैं अपन। यहाँ पे ए ग्रेन्युलोसाइट के अंदर एक नाम मिलेगा आपको मोनोसाइट का, एक नाम मिलेगा आपको लिम्फोसाइट का, एक नाम मिलेगा आपको लिम्फोसाइट का। किसका नाम मिलेगा? लिम्फोसाइट। अब देखो जो जो क्वेश्चन अपन ने बताए हैं ना, उन क्वेश्चंस की बात करते हैं। सबसे कम मात्रा के अंदर कौन सी WBC है? बेसोफिल। मिनिमम लगभग 1% के आसपास, लगभग 1% मिलेगी पूरी WBC की, वो कौन है? बेसोफिल है। सबसे ज्यादा मात्रा में न्यूट्रोफिल, मैक्सिमम न्यूट्रोफिल कितनी मिलेगी? पूरी WBC की 65% तो कौन है? न्यूट्रोफिल ही है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन है सबसे बड़ी WBC, मोनोसाइट। सबसे बड़ी WBC कौन सी है? मोनोसाइट, ये सबसे बड़ी है। फिर क्वेश्चन है हमारा सबसे छोटी WBC कौन सी है? लिम्फोसाइट। सबसे छोटी, सबसे छोटी WBC कौन सी है? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में भी आपको दो मिलेगी, एक बी लिम्फोसाइट मिलेगा, एक टी लिम्फोसाइट मिलेगा। और लिम्फोसाइट का काम होता है प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करना, एंटीबॉडी का निर्माण करना। अब एंटीबॉडी का निर्माण करना लिम्फोसाइट तक तो ठीक है, लेकिन बी और टी दोनों ऑप्शन में आ गए तो उस समय हम कहेंगे बी लिम्फोसाइट जो होता है वो हमारे एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। वो हमारे किसका निर्माण करता है? एंटीबॉडी का निर्माण करता है। तो ये WBC के 5 प्रकार है, इनको आप ध्यान रखेंगे। और इनकी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उन बातों को अपन ने यहाँ पे देखा है भी, और इनके चित्र आप यहाँ पे दे सकते हैं। देखो ये सबसे पहले इस तरह की जो WBC हमें दिखाई दे रही है, ये वाली, ये क्या है? मोनोसाइट है। ये क्या है? हमारी मोनोसाइट है। ठीक है, ये क्या है भाई? मोनोसाइट है। उसके बाद ये जो WBC है ये कौन सी है? लिम्फोसाइट। ये क्या है? न्यूट्रोफिल्स। ये क्या है? इओसिनोफिल्स। ये क्या है? बेसोफिल्स। ये क्या है? बेसोफिल्स। तो ये WBC RBC का भी है, यहाँ पे प्लेटलेट्स का भी
चित्र अपनों को यहाँ पे दिख रहा है अभी। तो ये पांचों प्रकार की जो WBC है इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे ये जो 5 प्रकार की WBC हमने यहाँ पे पढ़ी है इसको आप देख सकते हैं, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। इसका एक क्वेश्चन जो लास्ट में अपन ने बात करी थी कि इसमें से भक्षणकारी कौन कौन सी है। भक्षणकारी जो WBC है वो कौन कौन सी है, भक्षणकारी जिसको हम कहते हैं फैगोसाइटिक सेल, वो कौन कौन सी है। तो एक तो है आपकी मोनोसाइट, एक तो कौन सी है मोनोसाइट, और एक है आपकी न्यूट्रोफिल। कौन सी है, न्यूट्रोफिल। ये दोनों क्या है, भक्षणकारी WBC होती है। क्या है, भक्षणकारी WBC होती है। ठीक है भाई, चलिए तो ये जो है आपकी WBC यहाँ पे क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, बिंबाणु की। किसकी बात करते हैं, बिंबाणु की। जो तीसरी कोशिका है हमारी वो क्या है, बिंबाणु। इसको बिंबाणु भी कहते हैं अपन, प्लेटलेट्स भी कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स भी कहते हैं। और इसको हम लैटिन भाषा में क्या कहेंगे वो हम लिखते हैं यहाँ पे कि इसको हम लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट। इसको क्या बोला जाता है, थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है। इसकी अगर संख्या की बात करें तो ये संख्या होती है हमारे शरीर के अंदर 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति mm³ तक। कितनी होती है, 1.5 लाख से 4.5 लाख तक प्रति mm³ के अंदर बिंबाणु की संख्या होती है। काम क्या होता है इनका, काम क्या होता है, कार्य होता है इनका रक्त का थक्का बनाना। रक्त का थक्का बनाना। अब रक्त का थक्का जो बनता है ना भाई, इस रक्त के थक्के बनने के अंदर भी बहुत बड़ा प्रोसेस लगता है। कभी बात करेंगे अगर हमारे सिलेबस में कहीं मिला तो, ठीक है। ये रक्त का थक्का बनाने के अंदर हम कैल्शियम आयन की बात भी करते हैं, हम प्रोथ्रोम्बिन, हम फाइब्रिनोजन की बात भी करते हैं, हम रक्त के थक्के बनाने वाले कारकों की बात भी करते हैं, हम विटामिन K की बात भी करते हैं जो रक्त का थक्का बनाता है। रक्त का थक्का मतलब ब्लड की क्लॉटिंग जो होती है उसको हम रक्त का थक्का कहते हैं। ठीक है, चलिए तो ये थ्रोम्बोसाइट, इसका जीवन काल अगर आप देखेंगे तो इसका जीवन काल जो होता है वो कितना होता है, तो इसका जीवन होता है 8 से 10 दिन का। कितना होता है, 8 से 10 दिन का। RBC का कितना होता है, 120 दिन का। WBC का कितना होता है, WBC का जीवन काल होता है 3 से 4 दिन का। ठीक है, कुछ एक कोशिकाएं उसके अंदर है जिनका जन्म जो है जीवन काल ज्यादा होता है। RBC मृत होने के बाद कहाँ जाती है, मृत होने के बाद RBC जाती है प्लीहा के अंदर। इसलिए प्लीहा को एक नाम दिया जाता है, प्लीहा, जिसको हम कहते हैं RBC का कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड ऑफ RBC। क्या कहते हैं उसको, ग्रेवयार्ड ऑफ RBC। कोई पूछ ले प्लीहा क्या है, लसिका ग्रंथि है, आमाशय के पीछे स्थित होती है, स्टमक के जस्ट पीछे क्या होती है, स्थित होती है, लसिका ग्रंथि है। WBC का फॉर्मेशन करती है, RBC का भक्षण करती है, RBC को तो नष्ट करती है। क्योंकि जो हमारे शरीर के अंदर मृत RBC है, उन मृत RBC को ब्लड से अलग करने का काम किसका, यकृत का और प्लीहा का ही है। जो भी RBC 120 दिन अपना जीवन पूरा कर चुकी है, ब्लड के अंदर विचरण कर रही है, संभाल के उसको निकाला जाता है। उसको निकाल के अलग करके, कहाँ जा रहे हो भाई साहब, इधर आओ, जीवन काल खत्म हो गया, तुम्हारे जितने दिन दिए थे जीवन पूरा जी लिया है आनंद से, अभी आ जाओ इधर। उसको जमा दिया जाता है किसके अंदर, प्लीहा के अंदर। और प्लीहा के अंदर भी एक विशेष रूप से इसको जमाया जाता है, इससे मतलब सिक्कों की बात दी, क्योंकि उभया उतल तो होती ही है ये, तो उसके एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे जमाया जाता है। उसको अपन रोलेक्स फॉर्मेशन बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, रोलेक्स फॉर्मेशन। तो अब यहाँ पे देखो भी, इसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो हमने शुरुआत की है कि इस सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हम जो है बात करेंगे, किस किस की बात करेंगे, हम बात करेंगे रक्त वाहिनियों की, जिसकी बात हम कर चुके हैं, धमनियों की, सिराओं की बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं। उसके बाद हमने ब्लड का बोला है, तो ब्लड की बात हम जो है यहाँ पे कर चुके हैं। ब्लड के अंदर प्लाज्मा की बात कर चुके हैं, ब्लड के अंदर हम रक्त कणिकाओं की बात कर चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं हार्ट की।
किसकी बात करेंगे अपन, हार्ट की बात करेंगे। तो हम जो है हार्ट लेते हैं यहाँ पे, और हार्ट का सबसे पहले तो हम एक चित्र देख लेते हैं शानदार वाला, उसके बाद हम हार्ट को देखते हैं भाई। ठीक है, हेडिंग लगा देते हैं अपन हार्ट। देखो ये हमारा क्या है, हार्ट है भाई, ये हमारा क्या है, हार्ट है। चलिए, ये हमारा क्या है, हृदय है, हार्ट है। ये हमारा क्या है, हृदय है, हार्ट है। अब इस हृदय से रिलेटेड हम चीजों को देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, किससे रिलेटेड, हृदय से रिलेटेड हम चीजों की बात करेंगे। इस परिसंचरण तंत्र के अंदर हृदय का क्या रोल होता है, हृदय किस तरह से काम करता है, और ये हृदय जो है किस तरह से बना हुआ है। तो सबसे पहले आप हृदय के अंदर देखो, बहुत शानदार चित्र है ये हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हो। देखो हमारा जो हृदय है, हमारा जो हृदय है, इस हृदय के अंदर क्या चीजें आपको दिखाई दे रही है। देखो यहाँ पे एक कॉलम दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा एक पूरा कॉलम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वाला एक कॉलम ये पूरा दिखाई दे रहा है, इधर वाला। अब इनके अंदर भी देखो ये आधा आधा, देखो इधर एक कॉलम है, इधर एक कॉलम है, ये 4 कॉलम हो गए। कितने हो गए, 4 कॉलम। अब इसके अंदर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ऊपर वाले जो हिस्से है ना, वो है आलिंद। वो क्या है, आलिंद। आलिंद को अपन इंग्लिश में बोलते हैं एट्रियम। ये क्या है, एट्रियम है। ठीक है, ये इधर एट्रियम है और ये इधर है। नीचे वाले जो है ना, इनको बोलते हैं अपन निलय। उसको अपन क्या बोलते हैं, निलय बोलते हैं। ठीक है, ये इधर जो है लेफ्ट है, इधर जो है राइट है। इन यानी कि यहाँ पे ये वाला जो भाग है ना, ये आपका दायां निलय है। ये क्या है, दायां निलय है। और इधर वाला जो है ना, ये बायां निलय है। ये क्या है, बायां निलय है। ये आपका क्या है, बायां निलय है। ठीक है, ऊपर वाले क्या है, आलिंद है। तो आलिंद है तो ये क्या हो जाएगा, दायां आलिंद। ये क्या हो जाएगा, दायां आलिंद। दायां आलिंद, ये क्या हो जाएगा आपका, दायां आलिंद हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका, बायां आलिंद हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बायां आलिंद हो जाएगा, बायां आलिंद। ठीक है, बायां आलिंद हो जाएगा। इसके अंदर ब्लड को लाने का काम कौन करेगी, धमनियां। ले जाने का काम कौन करेगी, धमनियां। और रक्त को लाने का काम कौन करेगी, शिराएं करेगी। अब हृदय के अंदर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि हृदय का काम क्या है। हृदय का काम क्या है, तो हृदय का काम होता है रक्त को पंप करना। इसके अलावा कोई काम नहीं है जो हम सोचते हैं। ठीक है, हृदय के अंदर कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे हम जो है इसके अंदर बैठ सकते हैं या इसके अंदर रह सकते हैं। ऐसी कोई जगह हार्ट के अंदर है ही नहीं। ठीक है, तो इस हार्ट के अंदर जो है केवल और केवल ब्लड के लिए जगह है। और ब्लड यहाँ से क्या होता है, पंप होता है, और पंप होके शरीर के विभिन्न भागों तक इसको पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो ये हार्ट है हमारा। अब हार्ट के बारे में कुछ बिंदुओं की बात करते हैं अपन। जो हृदय है, उस हृदय की बिंदुओं की बात करते हैं। देखो हृदय जो है, हृदय जो है, इस हृदय को हम अलग अलग जीवों के अंदर 2 भागों के अंदर देखते हैं। 2 भागों के अंदर एक हृदय ऐसा होता है जिसको हम कहते हैं मायोजेनिक। एक हृदय जिसको हम क्या कहते हैं, मायोजेनिक कहते हैं। और एक हृदय होता है जिसको हम कहते हैं न्यूरोजेनिक। जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूरोजेनिक कहते हैं। एक हृदय मायोजेनिक होता है और एक हृदय न्यूरोजेनिक होता है। अब इसका क्या मतलब है, मायोजेनिक या न्यूरोजेनिक क्या है। तो मायोजेनिक का मतलब, मायो शब्द कहाँ से, पेशियों से मिलता है ना। तो जो हृदय या ऐसा हृदय जो स्वयं की पेशियों से नियंत्रित है, स्वनियंत्रित है, उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे मायोजेनिक बोलेंगे। और ऐसा हृदय जो न्यूरॉन्स के माध्यम से, जो तंत्रिका के माध्यम से संचालित होता है या उनके द्वारा नियंत्रित होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोजेनिक बोलते हैं। तो मायोजेनिक का मतलब है स्वनियंत्रित हृदय। स्वनियंत्रित हृदय। क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे कि इनमें से किसका हृदय स्वनियंत्रित है। तो मानव के अंदर जो हृदय है वो स्वनियंत्रित है। मानव के अंदर जो हृदय वो कैसा है, स्वनियंत्रित है। न्यूरोजेनिक हृदय का जो हृदय न्यूरॉन द्वारा नियंत्रित
नियंत्रित हृदय जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं न्यूरोजेनिक हृदय। ये जो छोटे कीट होते हैं, कॉकरोच होता है, इनके अंदर क्या होगा, न्यूरोजेनिक होगा। और जो बड़े जीव हैं उनके अंदर कैसा होगा, मायोजेनिक हृदय होगा। उसके अंदर क्या होगा, मायोजेनिक। तो हृदय को आप ध्यान रखेंगे कि न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक दो तरह का हृदय हो सकता है। एक आपके स्वनियंत्रित होगा जो स्वयं की पेशियों से नियंत्रित है, और एक ऐसा हृदय है जो न्यूरॉन्स के द्वारा नियंत्रित है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे की। इस हृदय को हम चेंबर के हिसाब से भी बांटते हैं कि ये जो हार्ट है हमारा, इस हार्ट के अंदर चेंबर वाइज अगर अपन देखें तो किस प्रकार के जीवों के अंदर किस प्रकार का हृदय हो सकता है। तो देखो, ये जो हार्ट है, ये हार्ट जो है आपका दो कोष्ठक का भी होता है, यानी दो चैम्बर का भी होता है, दो कोष्ठीय हृदय भी है हमारे पास। भाई हमने जैसे ये देखा है ना, इसके अंदर ये जो हमने देखा है कि यहाँ पे ये चार चैम्बर है। कितने चैम्बर है, चार चैम्बर है। ऐसे है जो है, ऐसे ही अगर अपन देखें तो दो चैम्बर का हृदय भी होता है, और एक आपके तीन चैम्बर का हृदय भी होता है, और चार चैम्बर का तो हम देख ही रहे हैं। ठीक है, तो दो कोष्ठीय हृदय, एक होता है हमारा तीन कोष्ठीय हृदय। क्या है, तीन कोष्ठीय हृदय, और एक होता है चार कोष्ठीय हृदय। ये क्या होता है आपका, चार कोष्ठीय हृदय। चार कोष्ठीय हृदय, तीन कोष्ठीय और चार कोष्ठीय हृदय। अब देखो भाई, दो कोष्ठीय हृदय यानी कि दो चैम्बर। दो चैम्बर मतलब एक आलिंद एक निलय, एक आलिंद और एक निलय, एक आलिंद और एक निलय। अब इसके अंदर रक्त कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा कि CO2? तो ये आलिंद और निलय के अंदर एक ही रक्त चलता है, अशुद्ध रक्त ही चलता है, और अशुद्ध रक्त चलने के कारण इसको हम क्षीरीय हृदय भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, क्षीरीय हृदय। इसको हम क्या कहते हैं, क्षीरीय हृदय भी कहते हैं। और ये पाया जाता है मत्स्य के अंदर, मत्स्य वर्ग के अंदर आपको क्या मिलेगा, क्षीरीय हृदय मिलेगा, या दो कोष्ठीय हृदय यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, फिर बात आती है हमारी तीन कोष्ठीय हृदय की। तो जो तीन कोष्ठीय हृदय है, इसके अंदर दो होते हैं आलिंद, दो क्या होते हैं, आलिंद, और एक क्या होता है, एक होता है इसके अंदर निलय, एक होता है आपका निलय। ये किसके अंदर मिलेगा, ये मिलेगा आपको उभयचर के अंदर। किसके अंदर, उभयचर, यानी मेढक ऑप्शन में मिल गया आपको। एक मिलता है सरीसृप के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर। किसके अंदर, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के अंदर जो हृदय मिलता है वो कौन सा होता है, तीन कोष्ठीय हृदय होता है। एक आता है हमारा चार कोष्ठीय हृदय, इसके अंदर आपको मिलेंगे दो आलिंद, दो आलिंद और दो ही क्या मिलेंगे, इसके अंदर निलय मिलेंगे। दो ही क्या मिलेंगे, अब इसके अंदर निलय मिलेंगे। और ये हृदय मिलेगा आपको पक्षियों के अंदर और स्तनधारी के अंदर। स्तनधारी माने मानव को इसके अंदर जरूर लिखिएगा, क्योंकि बात हम मानव के बारे में ही कर रहे हैं। इसलिए मनुष्य के अंदर जो हृदय होता है वो कैसा होता है, चार चैम्बर का हृदय होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको यहाँ से ले जाना है भाई, सरीसृप के अंदर। और ये क्वेश्चन कोई एक बार नहीं, पुराने पेपर अगर आप देखेंगे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, मगरमच्छ के अंदर किस तरह का हृदय होगा। मगरमच्छ सरीसृप क्या है, रेप्टाइल्स का है, रेप्टाइल्स के अंदर आता है, लेकिन उसके अंदर हृदय कैसा है, चार चैम्बर का है। तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल अलग से याद रखिएगा, एक तो ब्लू व्हेल का और एक आप मगरमच्छ का। मगरमच्छ, इनके अंदर हृदय कैसा होता है, चार चैम्बर। ब्लू व्हेल क्यों, ब्लू व्हेल मछली है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि मछली है, मछली नहीं है, हमारा ही साथी है, स्तनधारी है, समुद्र के अंदर रह रहा है। ठीक है, तो दूसरी मछलियों को देख के इसको मछली ना समझे हम, इस कारण से ब्लू व्हेल को भी यहाँ पे नोट डाउन कर ही देते हैं।
ठीक है। और मगरमच्छ जो है हम इधर से उठा के लाए हैं, इसको तो ध्यान रखना ही पड़ेगा हमें, इसको तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। बहुत शानदार चीजें हैं, इसके अलावा भी बहुत शानदार चीजें पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, तो इसके अंदर आप जो है इन चीजों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है अपन चलते हैं कि ये 3 प्रकार के हृदय हो गए, 2 कोष्ठीय, 3 कोष्ठीय और 4 कोष्ठीय। इससे पहले हमने बात करी है किसकी, कि भाई हृदय 2 प्रकार का, न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक। न्यूरो का मतलब न्यूरॉन्स द्वारा नियंत्रित है, मायोजेनिक का मतलब जो स्वनियंत्रित है। अब हम बात करते हैं मानव हृदय की, हम बात करते हैं किसकी, मानव हृदय की बात करते हैं। तो मानव जो सर्कुलेटरी सिस्टम है या जो मानव हृदय है उसकी बात अगर अपन करें तो मानव हृदय के अंदर ये हमने देखा है, ये हमारा क्या है, हृदय है, ये हमारा क्या है, हृदय है, ठीक है। इसके बारे में हम जो है यहाँ पे थोड़ी सी और बात करते हैं, तो देखिएगा, देखो मानव का जो हृदय है ना, मानव हृदय, मानव हृदय, मानव हृदय, ठीक है। मानव हृदय के अंदर सबसे पहली चीज तो आप ध्यान रखिएगा कि मानव हृदय का काम क्या होता है, कार्य होता है इसका रक्त को पंप करना, रक्त को पंप करना, रक्त को पंप करना। और ये एक पेशीय संरचना है, क्या है, पेशीय संरचना है। और आपको ध्यान रखना है कि हमारे शरीर के अंदर जो पेशियां पाई जाती है ना, 3 तरह की पेशियां मिलेगी आपको। कितनी तरह की, 3 तरह की। एक ऐच्छिक पेशियां मिलेगी, एक अनैच्छिक पेशियां मिलेगी और एक आपको कार्डियक पेशियां मिलेगी। क्या मिलेगी, कार्डियक पेशियां, हृदय पेशियां। तो ये जो हृदय बना होता है ये हृदय की पेशियों से निर्मित है। और हृदय पेशियों के बारे में अगर अपन बात करें तो हृदय की जो पेशियां होती है वो अनैच्छिक होती है। कैसी होती है, अनैच्छिक होती है। हृदय की पेशियां कैसी होती है, अनैच्छिक होती है, शाखित होती है। कैसी होती है, शाखित होती है। हृदय की जो पेशियां होती है ना, इस तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है, ये शाखित होती है। हृदय की जो पेशियां है वो जो है जुड़ी हुई रहती है। इसके बाद आप देखेंगे कि हृदय के अंदर हृदय को कभी थकान नहीं होती है, थकान नहीं होती है, ठीक है। हृदय की पेशियों के अंदर थकान नहीं होती है। थकान क्यों नहीं होती है, इसका एक विशेष कारण है। इसका एक विशेष कारण है कि हृदय की पेशियों में पाया जाता है मायोग्लोबिन। जैसे हमारे ब्लड के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन है, वैसे के वैसे हृदय के अंदर मायोग्लोबिन पाया जाता है, मायोग्लोबिन। और मायोग्लोबिन जो है ना ऑक्सीजन को सेव करके रखता है। एक बात तो ये बता सकते हैं, या फिर आप बता सकते हैं इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या यहाँ पे क्या होती है, ज्यादा होती है। इस कारण से ऑक्सीजन की कमी यहाँ पे होती नहीं है। और ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है तो यहाँ पे अनऑक्सीशोषण नहीं होता है। और अनऑक्सीशोषण नहीं होगा तो यहाँ पे जो है इन पेशियों के अंदर थकान नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद इसका वेट अगर आप देखोगे, मानव हृदय का वेट अगर देखोगे तो इसका जो भार होता है वो मेल के अंदर तो आपको कितना मिल जाएगा, मेल के अंदर लगभग 350 ग्राम का मिल जाएगा और फीमेल के अंदर 250 ग्राम का मिल जाएगा। पावर हृदय मिल जाएगा, कितना, 250 ग्राम का हृदय मिल जाएगा। इस हृदय के ऊपर 2 तरह की आपको लेयर्स मिलेगी, 2 तरह की लेयर मिलेगी, एक बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ। जो बाहर की तरफ लेयर है वो बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है। और इन परतों के मध्य जो द्रव होता है, इन परतों के मध्य जो द्रव होता है उसको क्या कहते हैं, परतों के मध्य द्रव। परतों के मध्य जो द्रव होता है उसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल द्रव। पेरिकार्डियल द्रव, उसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल द्रव कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, पेरिकार्डियल द्रव कहा जाता है। इसको हम क्या कहेंगे, पेरिकार्डियल द्रव कहेंगे, ठीक है। ये हमारी जो हृदय की परतें हैं, इन हृदय परतों के बीच में जो आवरण है हृदय का, उस आवरण के बीच में ये पाया जाता है पेरिकार्डियल द्रव। एक चीज और भी है, भी देखो, ये परतों से आप कहीं ये ना समझें कि ये जो परतें हैं ना, ये परतें बाहर की तरफ हम बता रहे हैं,
बाहर की तरफ हम बता रहे हैं परतें, लेकिन ये परतें ये वाली परतें नहीं है कि भाई हमारा ये हार्ट है, ये हमारा क्या है, हार्ट है। इसके अंदर ये जो बाहर की परत है और ये अंदर की परत, इसके बीच में यहाँ पे जो द्रव भरा है ना, इस द्रव को हम बोल रहे हैं पेरिकार्डियल। इनके चैम्बर के बीच में जो परतें हैं इनको तो हम क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। इनको तो हम क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। अगर ये आलिंद के मध्य है तो इसको अपन इंटर एट्रियम बोलते हैं। अगर ये निलय के बीच में है तो इनको इंटर वेंट्रिकल सेप्टम बोला जाता है। और अगर ये आलिंद और निलय के बीच में है तो इनको बोला जाता है इंटरा एट्रियम वेंट्रिकुलर सेप्टम बोला जाता है। ये सेप्टम है, ठीक है। तो ये चार चैम्बर के बीच में इन परतों के मध्य जो द्रव है, इस द्रव को हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल द्रव बोला जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम मानव का जो परिसंचरण तंत्र है। मानव में रक्त का संचरण, मानव में रक्त का जो संचरण होता है वो कैसे होता है, मानव के अंदर जो रक्त का संचरण होता है वो कैसे होता है। तो देखो भाई, मानव के अंदर जो रक्त का संचरण होता है वो कैसे होता है। तो देखो, ये हमारा क्या है, हार्ट है। ये हमारा क्या है भाई, हार्ट है, ठीक है। चार चैम्बर का हमने हार्ट पढ़ा है, ठीक है। चार चैम्बर का हमने हार्ट देखा है। इस हार्ट के अंदर हमने कहा कि ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये हृदय हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त को पहुंचाएगा, तो ये अंग है। इसी शरीर के अंदर से एक अंग हमने निकाला है, फेफड़े को, और फेफड़े हमने यहाँ पे ऊपर रख दिए हैं। फेफड़े हमने कहाँ रख दिए हैं, ऊपर रख दिए हैं। कोई बात नहीं, ऊपर रख देते हैं इनको, ठीक है। फेफड़े हमने कहाँ रख दिए हैं, ऊपर की ओर रख दिए हैं। फेफड़े करेंगे गैसों का आदान प्रदान, ठीक है। अब देखो, ब्लड जो चलता है ना वो किस तरह से चलता है। ब्लड सबसे पहले लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगा, और ये एक एक लाइन क्वेश्चन है। ये एक एक लाइन अपने आप के अंदर क्या है, क्वेश्चन है कि रक्त जो है हृदय से किस चैम्बर से बाहर आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से। ये अंगों के अंदर आता है, यहां से फिर ये वापस किसके अंदर जाता है, राइट वेंट्रिकल के अंदर। ये हृदय का एक चक्र यहाँ पे पूरा हो जाता है। दूसरा चक्र शुरू होता है यहाँ से, राइट वेंट्रिकल से फेफड़े के अंदर, फेफड़ों से लेफ्ट एट्रियम के अंदर। ये दूसरा साइकिल इसका प्रारंभ होता है, ठीक है। तो ये दूसरा साइकिल इसका प्रारंभ होता है। अब देखो, इसके अंदर अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे बना दें कि इसको तो हम बना देते हैं लाल से, इसको भी हम बना देते हैं, इसको हम लाल से नहीं, इसको हम बनाते हैं यहाँ पे इससे, फिर यहाँ पे भी इससे, और फिर इसको हम बनाते हैं यहाँ पे इस लाल से। अब जो लाल वाली लाइन है वो तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो तो क्या है भाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसके अंदर ऑक्सीजन है, इसके अंदर ऑक्सीजन है, इसके अंदर CO2 है, इसके अंदर क्या है, CO2 है, इसके अंदर भी क्या है, CO2 है, ठीक है। दोनों के अंदर क्या है, CO2 है। अब आप देखो, इसको अपन क्या कहेंगे भाई, ये हमारी क्या है, ये है महाधमनी। इसको हम क्या बोलेंगे, महाधमनी बोलेंगे। ये क्या है, महाशिरा है। ये क्या है, महाशिरा। ये जो जा रही है ये क्या है, पल्मोनरी धमनी है। पल्मोनरी धमनी है जिसके अंदर CO2 युक्त ब्लड चलेगा। पहले ही बात कर चुके हैं अपन, बहुत पहले, शुरुआत के अंदर ही, ठीक है। ये क्या है, हमारी पल्मोनरी शिरा है। अब देखो, इसके क्वेश्चन देखना, इसके क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन है आपका कि जो हृदय से, जो फेफड़ों से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो हृदय के किस भाग के अंदर आता है। तो हृदय के किस भाग के अंदर आता है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर, बाएं आलिंद के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद किस नली के माध्यम से
फेफड़ों से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमें मिलता है पल्मोनरी सिरा के माध्यम से। पूरे शरीर को रक्त की सप्लाई किसके द्वारा की जाती है? महाधमनी के द्वारा। किसके द्वारा? महाधमनी के द्वारा। ये सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे शरीर के अंदर चलता है, रक्त इस तरह से हमारे शरीर के अंदर चलता है। इसको आप चित्र के माध्यम से भी और देख सकते हैं। यहाँ पे देखो आप, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो, इसको देखो भाई, यहाँ पे देखना आप, इसके अंदर जो लाल कलर आपको दिखाई दे रहा है वो तो है ऑक्सीजन युक्त ब्लड, और जो आपको ब्लू कलर नजर आ रहा है वो क्या है? ऑक्सीजन इसके अंदर नहीं है, या ऑक्सीजन की इसके अंदर कमी है। ठीक है, अब देखो ये हमारा हार्ट है, ये हमारा क्या है? हार्ट है। इस हार्ट के अंदर आप देखो, इस हार्ट के अंदर ये वाला जो चैम्बर है, ये वाला, ये क्या है? ये हमारा है राइट एट्रियम। ये हमारा क्या है? राइट। इधर वाला क्या है? लेफ्ट एट्रियम, यानी कि राइट एट्रियम मतलब दायां आलिंद, और लेफ्ट मतलब बायां आलिंद। इधर नीचे भी सेम एज इट इज, ये राइट वेंट्रिकल है, और ये वाला इधर वाला क्या हो जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहां से ये महाधमनी निकली है, यहां से क्या है? एओर्टा है, ये महाधमनी है। ये महाधमनी शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त को पहुंचाई है, और ये जो छोटी छोटी नलिकाएं हैं इनको हम बोलते हैं कैपिलरिटीज, केशिकाएं। ये क्या है? केशिकाएं। सबसे छोटी ब्लड वेसल्स कौन सी होती है? तो आप बताएंगे ये केशिकाएं होती हैं। कौन होती है? केशिकाएं होती है, जो सबसे छोटी ब्लड वेसल्स है। सबसे छोटी ब्लड वेसल्स कौन है? केशिकाएं हैं। ठीक है, उसके बाद ये ब्लड केशिकाओं से वापस समेट के किसके अंदर? वेना कावा के अंदर जाता है, महाशिरा के अंदर जाता है। और महाशिरा दो मिलेगी आपको, इंफीरियर वेना कोवा और सुपीरियर वेना कोवा। अग्रमाशिरा और पश्चिमाशिरा, इसके माध्यम से आपको हार्ट के अंदर ये ब्लड वापस सप्लाई होता हुआ दिखेगा, और इसके अंदर होगी CO2। यहां से फिर ये रक्त घूम के किसके अंदर जाएगा? फेफड़ों के अंदर। फेफड़ों के अंदर होगा गैसों का आदान प्रदान। और फेफड़ों, अगर श्वसन तंत्र को आपने पढ़ा है तो यहाँ पे होती है एल्वियोली, जिनको हम कहते हैं कूपिकाएं। ये कूपिकाएं होती है जो फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई है। ये गैसों को विसरण विधि के माध्यम से ऑक्सीजन को इसके अंदर डालती है, ब्लड के अंदर, और ब्लड के अंदर जो CO2 है उसको निकाल के फेफड़ों के माध्यम से बाहर फेंकती है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे कूपिकाएं मिलेगी किसके अंदर? फेफड़ों के अंदर। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम जो है यहाँ पे चलता है। अब जो ये साइकिल, नीचे वाला जो साइकिल आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। इसको अपन क्या बोलते हैं? सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। और जो पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी सिरा के अंदर जो चल रहा है उसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। तो ब्लड का सर्कुलेशन हमारे शरीर के अंदर कैसे होता है, इस चीज को आप भली भांति समझ पाए होंगे, ऐसी उम्मीद मैं करता हूं। यहाँ पे सारी चीज को हमने यहाँ पे हार्ट को देख लिया है, हमने यहाँ पे जो है इसकी परतों को देख लिया है, किस तरह से रक्त चलता है ये हमने देख लिया है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर जो मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र है उसके कुछ फैक्ट अगर है तो देखो। फैक्ट के अंदर सबसे पहले तो आप देखेंगे कि मानव में दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र इसके अंदर पाया जाता है। उसके बाद जो हार्ट है, एक हृदय चक्र जो होता है, एक हृदय चक्र का जो समय होता है वो कितना होता है? 0.8 सेकंड का होता है। कितना होता है? 0.8 सेकंड का। मानव की जो हार्ट रेट है, मानव का हृदय स्पंदन जो है वो कितना होता है? तो 72 बार प्रति मिनट होता है।
72 बार प्रति मिनट। और एक आपका क्वेश्चन आता है स्ट्रोक आयतन। स्ट्रोक आयतन, अब स्ट्रोक आयतन क्या होता है? स्ट्रोक आयतन एक आयतन होता है स्ट्रोक 70 ml। स्ट्रोक आयतन का मतलब एक बार हृदय जब पंप करता है उस समय जो है कितना रक्त पंप होता है, तो ये 70 ml रक्त पंप होता है। और जब 72 बार जब इसको पंप करेगा तो 72 को जब आप 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग जो है 5000 के आसपास मिलेगा। यानी एक मिनट के अंदर हमारे शरीर के अंदर जितना रक्त है 5 लीटर के आसपास पूरा पंप कर दिया जाता है। पूरा शरीर के अंदर जो रक्त है वो हर एक मिनट के अंदर पंप हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके अंदर, उसको हमने देखा। अब देखो बात करते अपन हार्ट वॉल की। हृदय वाल्व को आप ध्यान रखेंगे कि हृदय वाल्व कौन कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखो ये हमारा हार्ट है, ये हमारा क्या है? हार्ट है। ये हमारा क्या है? हार्ट है। इस हार्ट के अंदर हमने देखा कि यहाँ से क्या निकल रही है, ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, अब यहाँ से निकल रही है हमारी महाधमनी। यहाँ से क्या निकल रही है? महाधमनी। यहाँ से हमारी निकल रही है पल्मोनरी धमनी। ये हमारी क्या है? पल्मोनरी धमनी। ये हमारी क्या है? पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी। और इधर हमें मिल रही है कौन सी? अग्र महाशिरा। यहाँ पे कौन सी मिल रही है? अग्र महाशिरा। और यहाँ पे कौन सी मिल रही है? यहाँ पे मिल रही है पश्च महाशिरा। पश्च महाशिरा। ठीक है, और यहाँ पे एक हमें छिद्र मिलेगा जो हृदय की पेशियों से रक्त को लेकर आएगा। इसको हम बोलते हैं कोरोनरी साइनस। इसको हम क्या बोलते हैं? कोरोनरी साइनस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? कोरोनरी साइनस बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो कोरोनरी साइनस है उसके अंदर हम जो है देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से वाल्व मिलेंगे। तो देखो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा अग्र महाशिरा पर जो वाल्व होता है उसको हम बोलते हैं हैवर्शियन वाल्व। उसको हम क्या बोलते हैं? हैवर्शियन वाल्व। एक वाल्व ये ध्यान रखिएगा कि हैवर्शियन वाल्व हमारे शरीर के अंदर कहाँ मिलेगा या हृदय के अंदर कहाँ मिलेगा? तो हैवर्शियन वाल्व मिलेगा आपको अग्र महाशिरा के जो है इस उद्गम बिंदु पर। पश्च महाशिरा के उद्गम स्थल पर जो वाल्व मिलता है उसको हम बोलते हैं यूस्टेकियन वाल्व। इसको हम क्या बोलते हैं? यूस्टेकियन वाल्व। कोरोनरी साइनस पर जो वाल्व मिलता है इसको हम बोलते हैं थिबेसियस वाल्व। इसको हम क्या बोलते हैं? थिबेसियस वाल्व। इसको हम क्या बोलेंगे? थिबेसियस वाल्व। हो गया। पल्मोनरी धमनी और महाधमनी के उद्गम स्थल पर जो वाल्व मिलेंगे इनको बोलते हैं सेमी लूनर वाल्व या इनको बोलते हैं अर्धचंद्राकार वाल्व। इनको क्या बोला जाता है? अर्धचंद्राकार वाल्व बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद दो वाल्व आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये दो वाल्व कौन से? ये जो वाल्व होता है इसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, त्रिवलनी वाल्व। ये जो वाल्व है इसको हम क्या बोलते हैं? त्रिवलनी या ट्राइकस्पिड वाल्व बोला जाता है, जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होगा। और यहाँ पे जो वाल्व है इसको बोला जाता है बाइकस्पिड वाल्व बोला जाता है, या इसको बोला जाता है मिट्रल वाल्व, या इसको क्या बोला जाता है? मिट्रल वाल्व बोला जाता है, या इसको बोला जाता है द्विवलनी वाल्व। क्या बोला जाता है? द्विवलनी वाल्व। तो ये सभी वाल्व हो गए। हैवर्शियन वाल्व है, यूस्टेकियन वाल्व है, थिबेसियस वाल्व है, सेमी लूनर वाल्व है और ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड। ये सभी वाल्व किसके अंदर है? हृदय के अंदर। और वाल्व का काम क्या होता है? हृदय के रक्त के उल्टे प्रवाह को रोकना। धमनी और शिरा के अंदर भी हमने बात की है। धमनियों के अंदर वाल्व नहीं पाए जाते,
सिराओं के अंदर वाल्व पाए जाते हैं, सिराओं के अंदर वाल्व पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये वाल्व का क्वेश्चन हो गया आपका। उसके बाद हार्ट साउंड का भी एक क्वेश्चन आता है भाई। हार्ट साउंड, हार्ट साउंड का एक क्वेश्चन मिलता है आपको कि हृदय के अंदर जो साउंड है वो कौन कौन से, इनको सुना तो किससे जाता है? स्टेथोस्कोप से। स्टेथोस्कोप से इन साउंड को सुना जाता है। जो डॉक्टर लोग हैं, जो डॉक्टर की पहचान है वो स्टेथोस्कोप है, वो गले में डाला हुआ है, वो कभी यहाँ पे लगा के सुन रहे हैं, कभी इधर लगा के सुन रहे हैं, वो क्या है? स्टेथोस्कोप है। दो प्रकार की साउंड मिलेगी आपको, एक पहली साउंड मिलती है लब, दूसरी मिलती है डब। लब डब, लब डब, ऐसे हमारा हार्ट चलता रहता है। ध्यान रखिएगा, लब की आवाज कब आती है? लब की आवाज जब बाइकस्पेड और ट्राइकस्पेड वाल्व बंद होते हैं। बाइकस्पेड ट्राइकस्पेड कौन से? ये वाले। जब ये वाल्व क्लोज होते हैं उस समय लब की आवाज आती है, और जब सेमी लूनर वाल्व क्लोज होता है उस समय कौन सी आवाज आती है? डब की आवाज आती है। तो इन दोनों बातों को ध्यान रखिएगा। जब द्विवलनी व त्रिवलनी वाल्व बंद होते हैं उस समय कौन सी आवाज आती है? लब की। और जब सेमी लूनर वाल्व क्लोज होते हैं उस समय कौन सी आवाज मिलेगी आपको? डब की आवाज यहाँ पे मिलेगी। तो ये हार्ट साउंड है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा भाई। ठीक है, तो चलिए हार्ट के बारे में देखो, हमने काफी सारी चीजें यहाँ पे की है। देखो हार्ट को सबसे पहले हमने देखा है कि यहाँ पे मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक जो है दो तरह का हार्ट होता है। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे कोष्ठक के आधार पर भी कुछ हार्ट की बात करते हैं, 2 कोष्ठक का, 3 कोष्ठक का, 4 कोष्ठक का यहाँ पे हार्ट होता है। उसके बाद में मानव हृदय के बारे में हमने कुछ चीजें देखी, परतों के बारे में देखा, और फिर जो मानव के अंदर रक्त चलता है वो किस तरह से चलता है इसकी बात कर ली हमने, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर ली है। उसके बाद मैंने वाल्व बता दिया आपको, उसके बाद मैंने हार्ट की साउंड बता दी आपको। बहुत शानदार तरीके से चीजें चल रही है यहाँ पे, बहुत शानदार तरीके से चीजें चल रही है यहाँ पे। तो हमने सबसे पहले धमनियों और सिराओं को पढ़ा है, उसके बाद में हमने किसको पढ़ा है? उसके बाद में हमने ब्लड को पढ़ा है, जिसके अंदर प्लाज्मा की बात की है, जिसके अंदर हमने रक्त कणिकाओं की बात की है, आरबीसी की बात, डब्ल्यूबीसी की बात और बिंबाणु की बात की है। और अब हमने जो है हार्ट की बात कर ली है। हार्ट का जो अध्ययन है उसको थोड़ा देखना भाई, हार्ट का अध्ययन हमने लिखा नहीं है यहाँ पे। तो देखो भाई, हार्ट का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? हार्ट का अध्ययन कहलाता है कार्डियोलॉजी। क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी कहलाता है। तो एक तरह से जो हमारे पार्ट हैं परिसंचरण तंत्र के, वो पार्ट तो हमने सारे ही खत्म कर दिए हैं, और बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे हमने इन चीजों को खत्म किया है। थोड़ा सा हम किसके बारे में देख लेते हैं? ब्लड ग्रुप्स के बारे में देख लेते हैं। जो ब्लड हमने पढ़ा है उस ब्लड ग्रुप्स के बारे में थोड़ा सा हम जो है यहाँ पे एनालाइज कर देते हैं, फिर हम जो है इस क्लास को करते हैं यहाँ पे क्लोज। चलिए भाई, तो ब्लड ग्रुप्स की बात हम करने वाले हैं। तो देखो भाई, ब्लड ग्रुप्स की अगर अपन बात करें तो ब्लड ग्रुप की जो खोज की है वो किसके द्वारा की गई है? तो देखो, ब्लड ग्रुप की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई है? कार्ल लैंडस्टीनर। और एक नाम मिलता है आपको वीनर का। वीनर का नाम आरएच कारक जब अपन लिख दें तब लिख दें, वो भी ब्लड ग्रुप ही है, तो यहाँ पे आप वीनर लिख सकते हैं। ठीक है,
तो विनर हो जाएगा। अब देखो इन्होंने क्या करा, इन्होंने हमारी जो आरबीसी है उस आरबीसी की सतह पर, आरबीसी की सतह पर एक ग्लाइकोप्रोटीन का पता किया। ग्लाइकोप्रोटीन का पता किया, किसका पता, ग्लाइकोप्रोटीन। ये ग्लाइकोप्रोटीन कहाँ है, आरबीसी की सतह पर। इस ग्लाइकोप्रोटीन को हम कहते हैं एंटीजन। एंटीजन या इसका नाम है प्रतिजन, हिंदी में अपन क्या बोलेंगे, प्रतिजन बोलेंगे। अब आपसे पूछे कि भाई ब्लड ग्रुप को हम डिसाइड कैसे करते हैं कि इसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, एंटीजन के आधार पर ही। जो एंटीजन जिस ब्लड ग्रुप के अंदर होगा वही हमारा क्या होगा, ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे प्लाज्मा के अंदर भी इन्होंने एक ग्लाइकोप्रोटीन को खोजा, प्लाज्मा के अंदर भी एक ग्लाइकोप्रोटीन को खोजा। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एंटीबॉडी। इसको हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडी कहते हैं, प्रतिरक्षी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, प्रतिरक्षी कहते हैं। ठीक है। तो ये जो एंटीजन और एंटीबॉडी है इसके आधार पर हमने कितने ब्लड ग्रुप बनाए हैं, 4 ब्लड ग्रुप बनाए हैं। ये 4 ब्लड ग्रुप कौन कौन से हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत इजी वे के अंदर देखिएगा यहाँ पे। चलिए देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये हमारे क्या है, रक्त समूह है। ये हमारा क्या हो जाएगा, एंटीजन हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी हो जाएगा। ठीक है। अब इसके अंदर जो हमारे आरबीसी की सतह पर है उनको हम एंटीजन बोलते हैं। एंटीजन ए है और एंटीजन बी है। अब जिस रक्त समूह के अंदर आपको एंटीजन ए मिला है वो ए ब्लड ग्रुप होगा, जिसके अंदर आपको बी मिला है वो बी ब्लड ग्रुप होगा, और जिसके अंदर ये दोनों मिल गए उसको हम क्या बोलेंगे, ए बी ब्लड ग्रुप बोलेंगे, और जिसके अंदर ये दोनों ही नहीं मिले उसको हमने शून्य ब्लड ग्रुप बोला है, ओ ब्लड ग्रुप बोला है। अब एंटीबॉडी इनमें कौन सा होगा, तो एंटीबॉडी होता है इनका विपरीत, नहीं तो क्या हो जाता है, यहाँ पे समूहन हो जाता है, रक्त का थक्का बन जाता है। तो ए के साथ जो एंटीबॉडी होगा वो एंटीबॉडी बी होगा, बी के साथ जो एंटीबॉडी होगा वो एंटीबॉडी ए होगा, और अगर ये दोनों ही होंगे तो यहाँ पे कोई नहीं होगा, और अगर ये दोनों ही नहीं होंगे तो यहाँ पे दोनों ही होंगे, एंटीबॉडी ए भी होगा, एंटीबॉडी बी भी होगा। ठीक है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे कौन सा एंटीबॉडी किसके अंदर आएगा, या दो एंटीजन किसके अंदर पाए जाते हैं, दोनों एंटीजन किसके अंदर पाए जाते हैं, ए बी के अंदर। कोई एंटीजन किसके अंदर नहीं पाया जाता, ओ के अंदर। दोनों एंटीबॉडी किसके अंदर पाए जाते हैं, ओ के अंदर। इस तरह के सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद जब इनके ऊपर प्लस माइनस की जब हम बात करते हैं तो प्लस माइनस आता है RH कारक से, और RH कारक जो है वो स्वयं क्या है, एक एंटीजन है। ये भी क्या है, एक एंटीजन है, और ये आरबीसी की सतह पर पाया जाता है, आरबीसी की सतह पर पाया जाता है। कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर इसकी खोज करता है मकाकारीशस बंदर के अंदर। जिनके अंदर ये पाया जाता है उनको हम पॉजिटिव कहते हैं, जिनके अंदर ये नहीं पाया जाता है उनको हम नेगेटिव कहते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, नेगेटिव कहते हैं। ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन बनता है कि भाई आप बताओ सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होगा और सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होगा। तो सर्वदाता रक्त समूह होता है हमेशा आपका O नेगेटिव, जो किसी को भी ब्लड दे सकता है, और सर्वग्राही जो होता है वो AB पॉजिटिव होता है, जो किसी से भी ब्लड ले सकता है। अब इनके अंदर भी कोई विशेषता डेफिनेटली है। क्या विशेषता है, क्या विशेषता है, तो O नेगेटिव के अंदर आप कहेंगे कि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होती, इसमें कोई एंटीजन नहीं पाई जाती, कोई एंटीजन नहीं होती, कोई एंटीजन नहीं होता, कोई एंटीजन नहीं होता, कोई एंटीजन नहीं होता। इसके अंदर ए भी नहीं है, इसके अंदर बी भी नहीं है, और इसके अंदर आपको
RH कारक भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद AB पॉजिटिव आता है। AB पॉजिटिव जो है इसमें कोई भी एंटीबॉडी आपको नहीं मिलेगा, एंटीबॉडी नहीं होता है, कोई भी एंटीबॉडी इसके अंदर नहीं होता है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, कोई भी एंटीबॉडी इसके अंदर नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका सर्वग्राही है और सर्वदाता है। ठीक है, तो भाई हमने जो है शुरू किया है, क्या शुरू किया हमने, सबसे पहले ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का वन शॉट तैयार किया है और उस शॉट को हमने चालू करके हमने बताया है कि जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है उसकी आवश्यकता क्यों है, वो काम क्या करता है, कैसे काम करता है, कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर शामिल होती है। तो सारी चीज़ों की बात हमने यहाँ से शुरू की है, रक्त वाहिनियों से लेके रक्त और हार्ट के बारे में जितनी भी चीज़ें हमारी इम्पॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन हमें एग्जामों के अंदर पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को यहाँ पे शामिल करते हुए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को शामिल करते हुए सारी चीज़ों का हमने यहाँ पे पूरा एक ओवरव्यू किया है जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए परिपूर्ण है, जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए परिपूर्ण है। बहुत सारा कंटेंट मैंने आपको यहाँ पे डिलीवर किया है, बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई है और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह की चीज़ों के लिए, इसी तरह की चीज़ों को और अधिक जानने के लिए और इसको डिटेल में पढ़ने के लिए आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ेंगे। तो हमारे इस चैनल को, सिलेक्शन एकेडमी के चैनल को आप सब्सक्राइब करें और आने वाली जो भी वीडियोस हैं उन सभी वीडियोस को आप जो है यहाँ पे देखें, सपोर्ट करें और जुड़े रहे हैं हमारे साथ। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अपन किसी और जो है शानदार वीडियो के साथ। नमस्कार।